चलिए भाई देखिएगा, लास्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में। बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट इज हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। दो तरीके इसके बताए थे बेटा हमने आपको, एक बताया था एक्स सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन, और एक बताया था एक्स सिटू कंजर्वेशन। जब ऑर्गेनिज्म को उसके वाइल्ड हैबिटेट में ही प्रोटेक्शन दे दिया जाए तो किसमें आएगा बेटा, एक्स इन सिटू कंजर्वेशन में, और ऑर्गेनिज्म को उसके वाइल्ड हैबिटेट के बाहर किसी कैप्टिविटी में या प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाए तो ये आएगा बेटा एक्स सिटू कंजर्वेशन में। ठीक, इन सिटू कंजर्वेशन के अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो शायद मैंने आपको हॉटस्पॉट बताया था बेटा। हॉटस्पॉट्स के अलावा हम बता सकते हैं बायोस्फेयर रिजर्व्स। क्या बेटा, बायोस्फेयर रिजर्व्स। इसके अलावा हम बता सकते हैं नेशनल पार्क्स। देन इसके बाद हम लोगों ने बात की थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बेटा, और नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी सैक्रेड ग्रूव्स के बारे में। राइट, एक्स2 कंजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो एक्स2 कंजर्वेशन में क्या मैंने आपको बॉटनिकल गार्डन्स बताए थे बेटा। उसके बाद हमने बात की थी जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में। देन बात की थी हम लोगों ने सीड बैंक के बारे में, क्रायो प्रिजर्वेशन, जर्म प्लाज्म बैंक, लास्ट बता दिया था वाइल्ड लाइफ सफारी। ये मैंने आपको एक्स2 कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज बताई थी। ठीक है, एक्स2 कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज में सबसे पहला मैंने आपको हॉटस्पॉट समझा दिया था बेटा। कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय नॉर्मन मेयर्स इन 1988। हॉटस्पॉट्स के 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला एरियाज विद हाई स्पीशीज रिचनेस, दूसरा एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस, और तीसरा बता दिया था आपको हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। अगली बात बताई थी आपको कि दुनिया भर में लगभग 25 एरिया पहले मार्क किए गए थे, बाद में 9 एरियाज को और मार्क किया गया और 34 टोटल ये हो गए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर 3 हॉटस्पॉट्स मार्क किए गए हैं। एक तो है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, दूसरा है द इंडो बर्मा, और तीसरा है द हिमालयाज। लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टाइम पर 4 हो चुके हैं, सुंडालैंड जो कि निकोबार आइलैंड्स में अभी मार्क किया गया है। यहां तक की बात क्लियर बेटा। नेक्स्ट आ रहा है बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके मॉड्यूल में इसकी सारी लिस्ट दे रखी है, प्लीज वहां पर खोल लीजिए। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें बेटा, तो बायोस्फीयर रिजर्व was made all over the world under the program मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम बेटा, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत इसको दुनिया भर में बनाया गया। ठीक, अगर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व्स की प्लानिंग जो होती है, इसमें जो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है ये कहलाता है कोर जोन। क्या कहलाता है बेटा, कोर जोन। और कोर जोन में कोई ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती है, देयर इज नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड इन द कोर जोन। इसके चारों तरफ पाया जाता है बेटा बफर जोन। कौन सा जोन बच्चों, बफर जोन के अंदर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड। क्या होता है बेटा यहाँ पर, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी। अब लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब क्या है बेटा, या तो वहां पर वीवीआईपी जा सकते हैं, या फिर वहां पर साइंटिस्ट या इकोलॉजिस्ट या एनवायरमेंटलिस्ट जो कि उस एरिया की और उस इकोसिस्टम की स्टडी कर रहे हैं वो अलाउड होंगे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो पेट्रोलिंग चौकी होती है वो इस जगह पर प्रेजेंट हो सकती है। ठीक, बाकी और कोई इंटरफेयर यहाँ पर दूसरे ह्यूमंस का नहीं होता है। सबसे बाहर वाला जो जोन होता है बेटा ये कहलाता है ट्रांजिशन जोन। क्या कहलाता है बेटा, ट्रांजिशन जोन या मैनिपुलेटिंग जोन। अगर हम ट्रांजिशन जोन की बात करें तो यहाँ पर हैवी ह्यूमन एक्टिविटीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, हैवी ह्यूमन एक्टिविटीज। अब हैवी ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब ये नहीं है कि वहां पर ट्रकों की रेस हो रही है। हैवी ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब ये है कि अगर आप कभी बायोस्फीयर रिजर्व घूमने जाते हैं तो वहां पर आपको ट्रांजिशन जोन ही दिखाया जाता है, कोर जोन या बफर जोन नहीं दिखाया जाता। दूसरा, जब भी किसी फॉरेस्ट प्रोडक्ट का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है वो भी सब कहां से होगा, ट्रांजिशन जोन से होगा। ठीक, तीसरी चीज भैया, अगर आप किसी भी फॉरेस्ट एरिया में किसी ट्राइब्स का रेजिडेंस बताते हैं, हम लोग कहते हैं ना कई सारी आदिवासी प्रजातियां भी फॉरेस्ट में रहती हुई पाई जाती हैं, दे आर अलाउड टू रिसाइड इन द ट्रांजिशन जोन ओनली। यहाँ पर ट्रेसपासिंग अलाउड नहीं होती है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर बेटा।
बायोस्फीयर रिजर्व में प्लांट और एनिमल दोनों को प्रोटेक्शन दिया जाता है और साथ के साथ यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस भी प्रेजेंट होगा। बस यही है कि कोर जोन में कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? दुनिया भर में कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व मार्क किए गए हैं, जिनमें से इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है। बिल्कुल, यहाँ पर रह सकते ना, जा सकते हैं लोग, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट, इंडिया में कितने बेटा? 14। लेकिन यार ये एनसीईआरटी का डेटा है, प्रेजेंट टाइम पर ये बढ़कर 18 हो चुके हैं। कितने हो गए हैं बेटा? ये 18। तो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया, पूरी पूरी संभावना है कि आपको ऑप्शन में 14 नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन में 18 ही मिलेगा। दोनों साथ में नहीं आएंगे क्योंकि एम्बिग्यूटी क्रिएट नहीं कर सकता वो। समझ में आ गई बेटा बात? ठीक है। और अगर 14 लिखा हुआ आया तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर तो 14 ही जाना है, 18 लिखा हुआ नहीं मिला तो, राइट। लेकिन पूरी संभावना है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो आपको 18 लिखा हुआ मिलेगा। 14 के नाम हमने यहाँ पर आपको मॉड्यूल में लिख कर दिए हैं, बाकी 4 के नाम भी मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, लिख लीजिएगा आप। रन ऑफ कच्छ, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट, द कोल्ड डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश, शेषांचलम, आंध्र प्रदेश, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये बाकी के 4 हैं। टोटल इंडिया में अभी कितने हो गए बेटा? 18 हो गए। यहां तक की बात सब बच्चों क्लियर? अब बच्चे पूछते हैं कि यार सर इनको सबको याद करना है क्या? तो भैया सबको याद करना जरूरी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा सबसे लेटेस्ट है, कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। सबसे पहला फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा? नंदा देवी। सबको यही लगता है लेकिन नहीं है बेटा, नीलगिरी है पहला, नंदा देवी सेकंड है, ठीक है ना, याद रखना। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया नीलगिरी। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज नीलगिरी, राइट बेटा, है ना। 1986 में बनाया गया था, नंदा देवी 1988 में बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सबसे रीसेंट पन्ना, सबसे लास्ट में लिखा हुआ ना, है ना, 2011 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व सबसे रीसेंट है, ठीक है। लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, हाँ बोले 3 स्टेट में फैला हुआ तो यही होगा, है ना बेटा। चलो, रन ऑफ कच्छ है, ये पाकिस्तान तक फैला हुआ है, ठीक है। रन ऑफ कच्छ लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, एंड रन ऑफ कच्छ इज ऑल्सो फेमस फॉर एशियाटिक वाइल्ड एस, ठीक है, एशियाई जंगली गधा, ठीक है, हाँ उसके लिए ये फेमस है। एग्जामिनेशन एक बार क्वेश्चन आया था बेटा, जिसमें इंडिया का मैप बनाया गया था, आपके मॉड्यूल में भी है वो क्वेश्चन। उसमें गुजरात का वो पार्ट और पाकिस्तान का वो पार्ट में शेडेड पार्ट बनाकर दिया गया और पूछा गया कि विच ऑर्गेनिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड रीजन, ठीक है। तो आंसर गया था उसमें एशियाटिक वाइल्ड एस, ठीक। नाउ लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज रन ऑफ कच्छ, ठीक है। ये तो अभी वालों में से है, अगर पुराने वालों में से जानना है तो गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है ना। वैसे पूछेगा नहीं क्योंकि वापस से एम्बिग्यूटी है यहाँ पर। स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व देखो कौन सा अच्छा लग रहा है, रणथंभौर तो है ही नहीं गधेड़े, लिस्ट तो देख ले पहले एक बार, ठीक है, ठीक है। डिब्रू साइखोवा असम 4th नंबर पे लिखा हुआ है शायद, है ना। डिब्रू साइखोवा असम, स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, डिब्रू साइखोवा 4th नंबर पे लिखा है बेटा, है ना। स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। समझ में आ गई बेटा बात? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत दुनिया भर में बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए थे। उसकी प्लानिंग ये थी कि ऐसे जोन्स बनाने हैं जिसमें सेंटर वाले जोन में ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, चारों तरफ में लिमिटेड होगी, उसके चारों तरफ में आप हैवी ह्यूमन एक्टिविटीज करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व के बाद आ रहा है नेशनल पार्क एंड
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुनिएगा ध्यान से, आपकी जिंदगी भर जितनी भी उम्र हुई है उतनी उम्र हो गई, आपने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुने हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं पहचान पाते कि कब तो हम नेशनल पार्क कहेंगे और कब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहेंगे। क्योंकि मैंने भी आपको जब केवला देव नेशनल पार्क पढ़ाया था तो उसमें घना बर्ड सेंचुरी बता दिया था, ठीक है। तो कभी ये क्लियर नहीं होता कि यार नेशनल पार्क कब कहते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब कहते हैं। पहले सुन लीजिए, मैं अभी आपको लिखवा भी दूंगा, ठीक है। याद रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि एक जनरल नॉलेज वाली बात है, क्योंकि हम लोग इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क में प्लांट और एनिमल दोनों को प्रोटेक्शन मिलता है। हेलो, प्लांट और एनिमल दोनों को प्रोटेक्शन होता है। दूसरी चीज, इसकी फिजिकल बाउंड्रीज होती हैं, मतलब या तो दीवार होगी या फिर फेंसिंग होगी, ट्रेसपासिंग अलाउड नहीं होती है, राइट। तीसरा, कंप्लीटली अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, जो पूरी प्रॉपर्टी है वो पूरी किसकी है, गवर्नमेंट की। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा नेशनल पार्क में प्लॉट है। आ गई बात समझ में, ठीक है। नेशनल पार्क इट इज ऑलवेज कंप्लीटली अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। आ गई बात समझ में बेटा। ये तीन चीजें आपको हमेशा याद रखनी, इसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होती। सबसे पहले क्या बताया, प्लांट और एनिमल दोनों को प्रोटेक्शन है, फिजिकल बाउंड्रीज प्रेजेंट होती है, कंप्लीटली अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्लियर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ओनली एनिमल प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ओनली एनिमल प्रोटेक्शन है, ठीक है। आपने जब भी सुना होगा, ये सुना होगा बर्ड सेंचुरी, टाइगर सेंचुरी, एलिफेंट सेंचुरी, क्रोकोडाइल सेंचुरी, कभी भी आपने नीम सेंचुरी नहीं सुना होगा। पीपल सेंचुरी, आम सेंचुरी, अशोका सेंचुरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन किसको है, एनिमल को, ठीक। सेकेंड चीज, नो फिजिकल बाउंड्री, मतलब कोई दीवार नहीं होती, कोई फेंसिंग नहीं होती। जहां तक ऑर्गेनिज्म फीडिंग और ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट कर सकता है वहां तक इसकी बाउंड्री मान ली जाती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि एक लायन जो है वो लगभग 18 से 40 किलोमीटर तक के रेंज में अपना माइग्रेशन शो या मूवमेंट शो कर सकता है, तो वो उसकी क्या हो गई है, रेंज हो गई है उस सेंचुरी की, ठीक। लेकिन हाँ, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों प्रॉपर्टीज आ सकती हैं। हेलो, गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों आ सकती है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार हमारा खेत फॉरेस्ट में आ गया है ना, हमारा घर जो है या हमारा प्लॉट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन में आ गया है, राइट। तो वहां पर क्या डेवलप हो गई है, सेंचुरी। अब उसका नियम क्या है कि उस सेंचुरी के अंदर जो प्रोटेक्टेड ऑर्गेनिज्म है उसको मारना या उसको नुकसान पहुंचाना एक नॉन बेलेबल लीगल ऑफेंस है, जमानत भी नहीं होती है, राइट। ये किसमें है बेटा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसका मतलब उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर आपकी प्रॉपर्टी है और उसमें वो जंगली जानवर आ जाता है, तो अगर आपने उसको मार दिया तो ये एक लीगल ऑफेंस है। आप नहीं मार सकते, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है, आप नहीं हो। अरे समझ में आ गई बात। सैल्मन भाई ने जो ब्लैक बक मारा था भैया, प्रोटेक्टेड एरिया में एक प्रोटेक्टेड एनिमल को मारा था भैया, इस वजह से उनको आज भी जोधपुर जाना पड़ता है। लेकिन उसका कारण अलग है। पहले जब ये केस हुआ था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान के साथ उनका केस चल रहा था, उससे वो बेइज्जत बरी हो गए थे। लेकिन बाद में 3 साल बाद उसके बिश्नोई कमेटी ने दोबारा से उनके ऊपर केस ठोका, भाई आज भी चक्कर काट रहा है, ठीक है। बिश्नोई कमेटी के बारे में चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फर्क समझ में आया। सबसे मेन डिफरेंस क्या है, यस सबसे पहली चीज तो प्लांट एनिमल दोनों को प्रोटेक्शन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ओनली एनिमल, राइट। दूसरी चीज, नेशनल पार्क की बाउंड्रीज होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्रीज नहीं होती हैं। और तीसरा, ओनली गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, यहाँ पर गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट प्रॉपर्टी। लिख लो दोनों पॉइंट आप चाहो तो। सबसे पहला, दोनों को मतलब ऐसे डिफरेंस लिखते हैं ना, ऐसे बीच में लाइन खींच लिख लेना। एक तरफ नेशनल पार्क लिख लो, एक तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख लो। नेशनल पार्क में हाँ बेटा, हॉटस्पॉट 34, नहीं ऐसे तो 36 है, हाँ है ना, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही आएगा आंसर, 34 ही लगाना है अपने को, ठीक है। ये डेटा चेंजेबल नहीं है, वेरिएबल नहीं बताएंगे हम लोग। नेक्स्ट कहाँ थे हम लोग, हाँ डिफरेंस। सबसे पहला, नेशनल पार्क में प्लांट एंड एनिमल प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ओनली एनिमल। नेशनल पार्क में फिजिकल बाउंड्रीज प्रेजेंट बेटा,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नो फिजिकल बाउंड्रीज। ठीक है। नेशनल पार्क में कंप्लीटली अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो अब बात आती है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। सारी जो लिस्ट दे रखी याद करनी है क्या? तो भैया मेरी तरफ से हाँ है। ठीक है, लेकिन हाँ मैं इसका थोड़ा सा काम आपका ये आसान कर सकता हूं कि अगर क्वेश्चन आया तो 99% तक गारंटी है कि आपका क्वेश्चन सही हो ही जाएगा। ठीक है, मैं एक तरीका बता देता हूं आपको। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो टाइगर लगा देना। इंडिया में सबसे प्रोटेक्टेड ऑर्गेनिज्म टाइगर। केवल 3 नाम याद करने हैं आपको, इन 3 को छोड़कर। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पर राइनोसिरोस या वन हॉर्न राइनोसिरोस फेमस है, प्रोटेक्टेड है, राइट। दूसरा बेटा गिर नेशनल पार्क, जहां पर एशियाटिक लायन है, बब्बर शेर जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। तीसरा है बेटा द डेजर्ट नेशनल पार्क, जहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज प्रोटेक्टेड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राजकीय पक्षी है, जिसको हम लोग गोडावण के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक प्रोटेक्टेड ऑर्गेनिज्म है और ये डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर का एक प्रोटेक्टेड ऑर्गेनिज्म है। यहां तक की कहानी सब बच्चों क्लियर? ये 3 छोड़ के अगर कुछ भी लिखा हुआ आता है आंसर क्या जाएगा? टाइगर जाएगा। ठीक, अगला सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, लेकिन उधर एक दिक्कत और है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, लेकिन ऑप्शन में टाइगर ही ना हो। ये समस्या आती है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन में टाइगर ही ना हो तो ध्यान से देख लेना कि कहीं ये साउथ की सेंचुरी तो नहीं है। अगर ये साउथ की सेंचुरी है तो एलिफेंट इज प्रोटेक्टेड। कौन प्रोटेक्टेड है? पर पूरी पूरी संभावना है कि अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे पूछेगा डचिगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, श्रीनगर कश्मीर। और ये फेमस है द कश्मीरी स्टैग या हंगुल के लिए। ठीक है, किसके लिए फेमस है? कश्मीरी स्टैग या हंगुल के लिए फेमस है। यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर? अरे बोलिए। ठीक, ये खत्म हुआ भैया आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क के बारे में 2-3 चीजें और पता होनी चाहिए। सबसे पहला, दुनिया का फर्स्ट नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए। ठीक है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड इज येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए, राइट। सेकंड चीज भैया, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड, राइट। तीसरा चीज, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया हेमीस नेशनल पार्क लद्दाख। ये अपडेशन है, याद रखना है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया हेमीस नेशनल पार्क लद्दाख। बेटा पॉइंट्स के लिखे हुए बेटा, अगले पेज पर देख लिखे हुए। अच्छा तू कॉपी में लिख रहा है क्या? लार्जेस्ट नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए, वर्ल्ड का ही है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया हेमिस, अबे हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। नेक्स्ट, फर्स्ट, मैंने गलत बता दिया। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड इज येलोस्टोन, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज हेमिस, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। डन, ये खत्म हुए भैया आपके नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेक्स्ट अगली बात करेंगे सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड ग्रूव्स की बात करें, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है बेटा वो, है ना। अगर हम सेक्रेड ग्रूव्स की बात करते हैं, सेक्रेड ग्रूव्स को शुद्ध हिंदी में कहा जाता है पवित्र उपवन। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से।
मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ट्रांजिशन जोन में क्या आपको कई सारी ट्राइब्स रहती हुई मिलेंगी बेटा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो आदिवासी ट्राइब्स हैं दे वर्शिप नेचर, राइट। जो आदिवासी ट्राइब्स हैं वो नेचर को वर्शिप करते हैं और नेचर में ही कहीं अपने देवता का निवास मानते हैं बेटा। जहां पर ये अपने देवता का रहना मानते हैं, निवास मानते हैं, वहां पर ना तो ये खुद जाते हैं ना किसी और को जाने देते हैं। इस वजह से दैट एरिया इज कंप्लीटली अनडिस्टर्ब्ड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज बेटा। इस वजह से कई सारी ऐसी स्पीशीज जो बाकी जगहों पर से ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण या ह्यूमन डिस्टरबेंसेस के कारण एक्सटिंक्ट हो गई हैं, कैन बी फाउंड रिसाइडिंग इन दीज सेक्रेड ग्रूव्स, राइट। एनसीईआरटी लिखती है दीज आर द लास्ट रिफ्यूजेस फॉर मेनी स्पीशीज विच हैव बीन एक्सटिंक्टेड ड्यू टू ह्यूमन डिस्टरबेंसेस। लास्ट रिफ्यूजेस, रिफ्यूजेस का मतलब हो गया आश्रय स्थल, जहां पर ये रहती हुई मिल सकती हैं क्योंकि वहां पर कोई ह्यूमन डिस्टरबेंस नहीं है। सच एरियाज आर मार्क्ड एज इन सिटू कंजर्वेशन साइट्स। कैसे मार्क की गई हैं? इन सिटू कंजर्वेशन साइट्स की तरह मार्क की गई है। समझ में आ गई बेटा बात। सेक्रेड ग्रुप्स के आपको लोकेशंस के कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने दिए हैं, वो याद रखना है। पहला खासी एंड जेंशिया इन मेघालय, अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, और फोर्थ है भैया चंदा, सरगुजा एंड बस्तर इन मध्य प्रदेश। लेकिन बस्तर अब छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। बस्तर वाला जो पार्ट है वो अब छत्तीसगढ़ में। ये खत्म हो गया भैया आपका सेक्रेड ग्रोव्स। एक्स सिटू कंजर्वेशन में नाम से ही समझ में आ रहा है जहां पर प्लांट्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है वो कहलाता है एक्स सिटू कंजर्वेशन साइट, दैट इज बॉटनिकल गार्डन। जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है दैट इज जूलॉजिकल पार्क। सीड बैंक, जहां पर हम लोग गोदाम गेहूं वगैरह चावल वगैरह रखते हैं वो क्या है? सीड बैंक है। क्रायो प्रिजर्वेशन -196 डिग्री सेल्सियस पर प्रोटेक्ट किया जाता है। जर्म प्लाज्म बैंक में सेल्यूलर कंपोनेंट सेल्स, स्पर्म्स और ओवम्स को स्टोरेज में रखा जाता है, दैट इज जर्म प्लाज्म बैंक। और लास्टली वाइल्ड लाइफ सफारी। सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सफारी में डिफरेंस क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको बता ही चुका हूं कि इन सिटू कंजर्वेशन साइट है, एनिमल प्रोटेक्शन है, गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों आती है। वाइल्ड लाइफ सफारी आर artificial habitats developed for human entertainment and animals are also trained। ऐसा आर्टिफिशियल हैबिटेट जहां पर एनिमल्स को ह्यूमन एंटरटेनमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, वो जो जगह है वो क्या कहलाती है बेटा? वाइल्ड लाइफ सफारी। आपने देखा होगा लोगों को वो बर्ड्स के शो होते हैं कई बार, है ना, डॉल्फिन्स के शो होते हैं, लोग वो चिंपांजी के साथ फोटो खिंचा लेते हैं, है ना, टाइगर के साथ बैठ के या टाइगर के बच्चों को दूध पिलाते हुए फोटो खिंचा लेते हैं। दैट इज ऑल पॉसिबल ओनली इन वाइल्ड लाइफ सफारी वेयर एनिमल्स आर केप्ट एंड प्रोटेक्टेड एंड ट्रेन्ड फॉर ह्यूमन एंटरटेनमेंट, ठीक है। सेंचुरी इज इन सिटू, सफारी इज एक्स सिटू। समझ में आ गई बात। इंडिया में इलीगल है, ठीक है, इंडिया में कहीं पर भी वाइल्ड लाइफ सफारी नहीं है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सफारी में गवर्नमेंट जो होती है, जिन भी कंट्रीज में ये अलाउड है, बहुत लिमिटेड कंट्रीज ही हैं, जिन भी कंट्रीज में ये अलाउड है, वहां की जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करती है कि जो ऑर्गेनिज्म रखे जा रहे हैं इनको प्रॉपर फीडिंग हो रही है, इनका प्रॉपरली नंबर बढ़ रहा है, इनका हेल्थ प्रॉपरली चेक किया जा रहा है, वो सारी चीजें इंश्योर होती हैं, तभी उस सफारी का लाइसेंस इशूड रहता है। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है बेटा? ये था भैया आपका वाइल्ड लाइफ सफारी। हाँ, artificial habitat where animals are kept and trained। artificial habitat where animals are kept and trained for human entertainment। ठीक है भैया, ये खत्म हुआ आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। क्या यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर? अब मैंने जब आपको हॉटस्पॉट पढ़ाया था बेटा तो उस समय पर कुछ टर्म्स यूज की थी, एक थी एंडेंजर्ड और एक थी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, है ना। अब मन में क्वेश्चन आता है कि सर एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज होती क्या है और ये टर्म एक्चुअल में आया कहां से? ठीक है, चलिए उस बारे में बात कर लेते हैं। दुनिया भर में जितनी भी स्पीशीज पाई जाती हैं उन सबका लेखा जोखा कौन रखता है? IUCN। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज।
अब IUCN के पास जो डेटा है उसमें कई सारी स्पीशीज ऐसी भी होंगी बेटा जिनका नंबर बहुत तेजी से कम हो रहा होगा हर साल। ये स्पीशीज आती हैं थ्रेटन्ड स्पीशीज में। किसमें आती है बेटा? और इनका जो डेटा लॉग किया जाता है वो कहलाती है रेड डाटा बुक। मतलब जहां पर इनका डेटा स्टोर किया जाता है वो क्या कहलाती है बेटा? रेड डाटा बुक। मतलब रेड डाटा बुक पब्लिश कौन करवाता है? IUCN पब्लिश कराता है। ठीक। रेड डाटा बुक के अंदर जो थ्रेटन्ड स्पीशीज रखी जाती हैं उसका एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं थ्रेटन्ड स्पीशीज कॉन्सेप्ट। रेड डाटा बुक के अंदर बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसमें से एक ऐसी है जिसमें लीस्ट रिस्क बताया गया कि प्रेजेंट टाइम पर तो ये लीस्ट रिस्क पर चल रही हैं। कुछ होती हैं वल्नरेबल, कुछ होती हैं एंडेंजर्ड, कुछ होती हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड और कुछ होती हैं एक्सटिंक्टेड। ठीक है। लीस्ट रिस्क वाले को LR से रिप्रेजेंट किया जाता है, वल्नरेबल को VU से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंडेंजर्ड को EN से और क्रिटिकली एंडेंजर्ड को CR से और एक्सटिंक्टेड को EX से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक। लीस्ट रिस्क का मतलब है कि अभी तो ये खतरे में नहीं है, लेकिन जो थ्रेटन्ड स्पीशीज हैं, थ्रेटन्ड स्पीशीज में हम लोग 3 तरह की स्पीशीज को रखते हैं बेटा। सबसे पहली वल्नरेबल। कौन सी स्पीशीज बेटा? वल्नरेबल, रिप्रेजेंट करते हैं VU से। दूसरी है एंडेंजर्ड, रिप्रेजेंट करते हैं EN से। नेक्स्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड। भैया स्टेटमेंट में डेफिनेशन पूछ सकता है वो आपसे, तो मेक इट क्लियर। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है CR, राइट। और इसके अलावा जो कैटेगरी आती है उसमें कोई शक नहीं है कि वो जा चुका है या जा चुकी है, X, एक्सटिंक्टेड। अरे समझ में आ गई बात? ठीक है। अगर हम लोग वल्नरेबल की बात करें, सुनिएगा प्लीज, डेफिनेशन कैसे याद करनी है। वल्नरेबल स्पीशीज हैं क्या? एक सिंपल से एग्जांपल से समझिएगा। मान लीजिए कोई एक स्पीशीज है बेटा जिसके 1 लाख इंडिविजुअल कभी पाए जाते थे। हेलो, 1 लाख इंडिविजुअल कभी पाए जाते थे, लेकिन कम होते होते वो 40,000 रह गए। कितने रह गए? अब 40,000 रह गए तो एज एनवायरमेंटलिस्ट या एज अ बायोडाइवर्सिटी के साइंटिस्ट की नजर से देखें तो भैया चिंता का विषय है कि मोर देन 60% जा चुके हैं। अरे हाँ कि ना? लेकिन संदीप माहेश्वरी की नजरों से देखें तो 40,000 अभी भी हैं। अरे बात समझ में आई, राइट। लेकिन हाँ, एज अ बायोलॉजिस्ट देखा जाए तो 60% जा चुके हैं, और अगर अभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो दीज स्पीशीज आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन मीडियम टर्म फ्यूचर। ये याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन में मेंशन किया गया है ये। दे आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन मीडियम टर्म फ्यूचर। मीडियम टर्म फ्यूचर का सिंपल सा मीनिंग बता सकते हो कि कुछ डिकेड्स में एक्सटिंक्ट हो सकती हैं कि अगर अभी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो। अरे बोलो यार, समझ में आई बात? पहले कितने थे? कम होते होते। भैया ये कोई फिक्स डेटा नहीं है, एग्जांपल बताया मैंने आपको कि हाँ भाई ये रिस्क में आ रहे हैं, इनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल लगातार कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा एंडेंजर्ड। 1 लाख इंडिविजुअल थे, कम होते होते 10,000 रह गए भाई, राइट। अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो दे आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर। दे आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन which among the following species might be considered as facing the risk of extinction in medium term future? Vulnerable। समझ में आ गई बात? इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको शब्द पहचानने आने चाहिए कि मीडियम टर्म लिखा है तो क्या है, नियर फ्यूचर लिखा है तो। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट बेटा क्रिटिकली एंडेंजर्ड। 1 लाख इंडिविजुअल्स हैं, कम होते होते 100 से 1,000 ही रह गए। आज मरूं कि कल मरूं, राइट। इसका मतलब इमीडिएट फ्यूचर में रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं। Species which are facing the risk of extinction in the immediate future are categorized as critically endangered species.
क्या यहां तक की कहानी सबको क्लियर? नेक्स्ट बेटा, ये तीनों कैटेगरी सुनने के बाद मन में एक विचार और आता है, बोले यार सर हमने ये भी सुना है ना? अब रेयर को किस में रखेंगे? रेयर जो ऑलरेडी हमेशा से ही कम रही है। ये सब शुरू में ज्यादा थी, धीरे धीरे कम होती चली गई, लेकिन ऐसी स्पीशीज जिनके इंडिविजुअल्स का नंबर हमेशा से ही कम रहा है, वो हमेशा से ही लिमिटेड नंबर में पाई जाती हैं, वो क्या कहलाती है? रेयर स्पीशीज। मतलब इनको कम ज्यादा हो रही हैं ऐसा नहीं बोला जाता, जो हमेशा से ही कम पाए जा रहे हैं वो कैसे हैं? रेयर है। ठीक, लेकिन जो पहले तो एबंडेंस में थे यार, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनकी संख्या कम होती चली गई, तो उस हिसाब से हम लोग थ्रेटेंड स्पीशीज में उसको रखेंगे। थ्रेटेंड का मतलब होता है संकटग्रस्त या खतरे में है। क्या यहां तक की बात क्लियर? अब जैसे ही रेड डाटा बुक कहते हैं, वैसे ही मन में दो चीजें आती हैं सर, एक तो रेड लिस्ट भी होता है और एक ग्रीन डाटा बुक भी होता है ना? अब ये दोनों चीजें क्या है? रेड लिस्ट और रेड डाटा बुक में डिफरेंस क्या है? सुनिएगा ध्यान से। जो थ्रेटन्ड स्पीशीज हैं उनका कंप्लीट डेटा एंड इंफॉर्मेशन रेड डाटा बुक में है। मतलब कितने इंडिविजुअल सर्वाइविंग कंडीशन में है, कहां कहां पर डिस्ट्रीब्यूशन पाया जा रहा है, कितने नेचुरल हैबिटेट में है और कितने कैप्टिविटी में, सारी इंफॉर्मेशन किस में है? रेड डाटा बुक में है। क्लियर? रेड लिस्ट कंटेन्स ओनली नेम ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। यार ये सब खतरे में है। समझ में आई बात? चलो और सिंपल कर देते हैं। जब भी किसी बुक की शुरुआत वाला पेज खोलते हैं तो कंटेंट लिखा होता है, कंटेंट तो रेड लिस्ट है, और जो बाकी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो रेड डाटा बुक में है। आ गई बात समझ में कि यार इस ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरी डिटेल आगे इस पेज नंबर पर है, तो वो जो नाम लिखा हुआ है वो रेड लिस्ट ही है, ये मान लीजिए। आ गई बात समझ में? तो रेड लिस्ट में केवल नाम होते हैं, रेड डाटा बुक में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है बेटा ग्रीन डाटा बुक। ये ऐसे बॉटनिकल गार्डन्स की लिस्ट है जहां पर रेयर प्लांट्स रखे गए हैं। ग्रीन डाटा बुक क्या है? लिस्ट ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स वेयर रेयर प्लांट्स आर प्लेस्ड। समझ में आ गई बात? ये हो गया भैया आपका थ्रेटन्ड स्पीशीज कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गई यहां तक की बात? नेक्स्ट अगली चीज है नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है बेटा? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आपकी ओल्ड एनसीईआरटी का पार्ट है। पिछले काफी लंबे समय से यहां से कोई प्रश्न नहीं आया है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? पहली चीज तो ये रिसोर्सेज विच आर मेड एंड रीप्लेनिश्ड इन द नेचर। रिसोर्सेज विच आर मेड एंड रीप्लेनिश्ड इन द नेचर, जो नेचर में ही बनते हैं और नेचर ही उनकी देखभाल करती है, ये क्या कहलाता है बेटा? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज बेटा दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कन्वेंशनल नेचुरल रिसोर्सेज बेटा, और एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल नेचुरल रिसोर्सेज। कौन कौन से बेटा? कन्वेंशनल नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल नेचुरल रिसोर्सेज। अब यार सर वो इनके एग्जांपल याद नहीं होते कभी भी। अरे हाँ के ना, ठीक, उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे से भी चीजें रटी नहीं जाती हैं। ठीक है, अगर मुझे याद हो गई तो आप पर तो पूरा पक्का विश्वास है कि तो आपको याद हो ही जाएंगी, राइट? कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल कैसे याद करना है? कन्वेंशनल का शुद्ध हिंदी में अगर मतलब बताएं तो परंपरागत, और नॉन कन्वेंशनल का अपरंपरागत। ठीक है, और सिंपल कर लेते हैं। कन्वेंशनल वो रिसोर्सेज हैं जिनको पुराने जमाने से यूज किया जा रहा है, मतलब पुराने जमाने से यूज करने की परंपरा चली आ रही है, नए जमाने में यूज करना स्टार्ट नहीं किया है, पुराने जमाने से यूज करते आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल क्या है? जिनको नए जमाने में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से यूज कर पा रहे हैं, पुराने जमाने से यूज करने की कोई परंपरा नहीं रही है। हेलो, समझ में आ गई बात? चलिए, कितने लोग हैं जिसके दादी नानी के घर में पुराने जमाने का चूल्हा और सिगड़ी है? दादी नानी छोड़ा, हमारे घर में भी है कि नहीं है? कि किसी दिन जैसे शहरों में अगर रहने लग गए हैं, जैसे गांव में रहते हैं वहां तो पक्की बात है, शहरों में भी रहने लग गए हैं, तो हमारे घर में भी छत के ऊपर एक चूल्हा रखा होता है कि एक दिन तो यार चूल्हे की रोटी खानी है। अरे हाँ कि ना, राइट? उसको बाकी बारिश से बचाने के लिए पॉलिथीन में पैक कर देते हैं ऊपर से,
ठीक है, लेकिन गाँव के अंदर तो सबके है ही से। ठीक, उस चूल्हे में जलाने के लिए या तो हम लोग लकड़ी यूज करते हैं या कोयला यूज करते हैं। अरे हाँ कि ना, इसका मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो वुड है, जो कोल है, क्या पुराने जमाने से यूज हो रहा है? कन्वेंशनल है भाई। अरे आ गई बात समझ में? और किसके पुश्तैनी घर में राजा महाराजाओं के जमाने से सोलर पावर या सोलर ग्रिड लगी हुई है क्या किसी घर में? नहीं है। आज के जमाने में सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं हम लोग, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से आजकल यूज कर पा रहे हैं। पुराने जमाने से यूज करने की कोई परंपरा नहीं है। अरे आ गई बात समझ में? इसका मतलब सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब क्या है? नॉन कन्वेंशनल। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या है? कन्वेंशनल है, पुराने जमाने से यूज होते आ रहे हैं। बहुत कठिन था क्या? बड़ा आसान है यार, आराम से आप देखकर पहचान सकते हो कि कौन सा कन्वेंशनल है और कौन सा नॉन कन्वेंशनल। ठीक, बोले चलो ये भी ठीक है सर। सर वो एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल याद नहीं होते। अरे हाँ कि ना, और इजी कर लेते हैं भाई, कन्वेंशनल ही एग्जॉस्टिबल है। हेलो, कन्वेंशनल ही एग्जॉस्टिबल और नॉन कन्वेंशनल इनएग्जॉस्टिबल है। एग्जॉस्टिबल समझते हो? जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, वो कैसे हैं? एग्जॉस्टिबल। जो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, कभी खत्म नहीं होंगे, इनएग्जॉस्टिबल है। जैसे कि कोल, वुड, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड है, कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, कैसे हैं? एग्जॉस्टिबल। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी कभी खत्म होंगे? इनएग्जॉस्टिबल है। कन्वेंशनल आर एग्जॉस्टिबल, नॉन कन्वेंशनल आर इनएग्जॉस्टिबल। समझ में आ गई बात? अब मन में क्वेश्चन आता है कि सर वुड तो हम वापस ले सकते हैं, वाइल्ड लाइफ या ट्रीज या फॉरेस्ट का प्लांटेशन कर दिया जाए वापस से, तो वुड तो वापस मिल सकती है। यही कारण है कि एग्जॉस्टिबल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। समझ गए? एक तो है रिन्यूएबल और एक है एग्जॉस्टिबल। का मतलब है कि जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, राइट? लेकिन रिन्यूएबल का मतलब क्या है? जिनको रिन्यू करवाया जा सकता है। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब है कि भैया जितने हैं बस उतने ही है, ये खत्म हो गए तो दोबारा रिन्यू नहीं होंगे, राइट? लेकिन ये भी ध्यान रखना, रिन्यूएबल कैन बी रिन्यूड इफ नॉट एग्जॉस्टेड, इफ एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी रिन्यूड। समझ में आ गई बात? इफ एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी रिन्यूड। यहां तक की कहानी क्लियर? नेचुरल रिसोर्स है एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टिबल ही रिन्यूएबल है, ठीक है? रिन्यूएबल कब तक है? जब तक बचे हुए हैं। इफ एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी रिन्यूड। कोई बायोटिक स्पीशीज है, ठीक है, जब तक है तब तक उसकी प्रोजेनी ला सकते हो, चली गई तो समझ में आ गई बात। लेकिन केवल वाइल्ड लाइफ बोल दिया तो वाइल्ड लाइफ में तो कोई स्पीशीज नहीं आ रही है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। वो कैसा है? रिन्यूएबल। स्पीशीज कैसी है? नॉन रिन्यूएबल। समझ में आ गई बात? ये हो गई बात भैया किसके बारे में? नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में। समझ में आया? कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से? कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल किसको कहते हैं? जो पुराने जमाने से यूज किए जा रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल नए जमाने की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से यूज कर पा रहे हैं। एग्जॉस्टिबल कौन से हैं? कन्वेंशनल। इनएग्जॉस्टिबल नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, एग्जॉस्टिबल कितने तरह के? कौन कौन से? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। बहुत कठिन था क्या? अब नेचुरल रिसोर्सेज में हम जो सबसे ज्यादा एबंडेंस में यूज करते हैं वो तीन तरह के हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज ही तो है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। ठीक, यहाँ पर मेनली हम लोग बात करेंगे हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर के बारे में। सबसे पहला हाइड्रोस्फेयर। 70% ऑफ एरिया ऑन अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। अरे हाँ के ना, जितना भी वाटर अर्थ की सरफेस पर है उसमें से 97.5% तो ओशियंस में है, बचा कितना? 2.5। उसमें से 1.97% ग्लेशियर्स और आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है।
बाकी बचा हुआ ही हमारे पास फ्रेश वाटर है। तो आप सोच लीजिए कि हम लोग कितना ज्यादा बेटर यूज करते हैं उसका। अरे आ गई बात समझ में? ठीक। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा भैया, 2022 17 जुलाई लिख लेना, ठीक है। फॉरेस्ट वाले में नीचे वाला जो है लिथोस्फेयर, पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर हाँ छप चुका है, ठीक है। लिथोस्फेयर की अगर हम लोग बात करें तो लिथोस्फेयर के अंदर जो मेन हमारा नेचुरल रिसोर्स है वो है फॉरेस्ट। कौन से बेटा? फॉरेस्ट, ठीक। एनसीईआरटी का एक डेटा है कि इंडिया के अंदर पास्ट सेंचुरी में लगभग 30% फॉरेस्ट कवर था। कितना बेटा? जो कि अब कम होते होते 21.54% रह गया है। अब मैंने आपको ये 2022 क्यों लिखवाया है, क्योंकि पहले ये डेटा 19.3% लिखा जाता था, राइट। अब ये अपडेट हुआ है और ये अपडेशन इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आपको पता होना चाहिए। मतलब पिछले 5 सालों के अंदर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। अरे समझ में आई बात? ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, इसलिए डेटा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, राइट। अरे समझ में आई बात? और आपको शायद ये भी पता हो 21.54% लिखवा हुआ स्टेटमेंट, अरे लिखा हुआ मॉड्यूल में है। इनिशियली इंडिया हैज 30% ऑफ फॉरेस्ट कवर, जो कि अब डिक्रीज हो गया है, 21.54 रह गया है। 30% के हिसाब से तो कम ही हुआ है ग्रासलैंड पढ़ाया मैंने यार, प्रिकली पियर कैक्टस के एग्जाम्पल के समय पर नेचुरल फेंसिंग के लिए लाया गया था। चलो भाई, डन है। आपको शायद ये भी पता होगा 2019 में एक डेटा और आया था कि इंडिया में टाइगर्स का नंबर डबल हो गया है। हाँ, सही बात है ये, है ना। टाइगर्स का नंबर बहुत तेजी से बढ़ा है और टाइगर्स का नंबर डबल हो गया है। अब कितना पॉलिटिकली बायस्ड हैं सारे लोग, है ना। मतलब कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इसलिए न्यूज देखनी है तो केवल एक चैनल दूरदर्शन, कोई फीलिंग नहीं है उनकी, उनको न्यूज बतानी है बस, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं। अरे आ गई बात समझ में, है ना। कोई प्राइवेट नौकरी नहीं है, कोई उनको पर्क्स नहीं मिलते हैं अच्छी चीज बोलने के, राइट। उनकी नौकरी पक्की है, उनके नौकरी में तनख्वाह आएगी और बुढ़ापे में पेंशन आएगी, इसलिए जितना काम करना है केवल उतना ही करते हैं। आ गई बात समझ में? ये बोलना है तो यही बोलना है, अपनी तरफ से नहीं बोलना है कुछ भी, राइट, है ना। अंजना ओम कश्यप की तरह बात नहीं करनी है। चलिए जी, हाँ तो कौन नहीं जानता है ना। चलिए, यहां तक की कहानी सबको क्लियर। अगली चीज सुनिएगा ध्यान से, मैं आपसे कह रहा था फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे थे हम लोग। इंडिया में इनिशियली कितना था? 30%। कम होते होते कितना रह गया? 21.54%। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पॉलिसी बनाई। पक्की बात है भैया, आएगी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1980। अब यहां पर क्या चीज आपको ध्यान रखने वाली बेटा, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन के अंदर इधर किसी पॉलिसी का नाम, इधर ईयर आ सकता है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी दे देगा, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट दे देगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दे देगा, क्योटो प्रोटोकॉल दे देगा। ये भी ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर्मुलेटेड और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेड अलग अलग है। क्योटो प्रोटोकॉल फॉर्मुलेटेड अलग है, इम्प्लीमेंटेड अलग है, अमेंडेड अलग है। तो क्वेश्चन में याद रखना कि वो पूछ क्या रहा है आपसे, राइट बच्चे। तो आपको ईयर्स याद होने चाहिए इन सब के। फॉरेस्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब बनाई गई? 1988 में। अब पॉलिसी क्या थी भैया, कि जितने भी हिली एरियाज हैं वहां पर 67% एरिया शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट।
जितने भी हिली एरियाज हैं वहां पर 67% एरिया शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट, और जितने भी प्लेन्स वाले हिस्से हैं वहां पर 33% एरिया शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट। दिस वाज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। लेकिन यार इंडिया में हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से डिफॉरेस्टेशन चल रहा है। उसके कई सारे कारण हैं। एक तो हम लोग किचन में जो क्या कहते हैं फायरवुड का यूज कर रहे हैं, मतलब कई सारे गांवों के अंदर आज भी गैस कनेक्शंस नहीं है, इस वजह से वहां पर वुड का यूज हो रहा है। दूसरा फर्नीचर के लिए यूज हो रहा है। और तीसरा एग्रीकल्चर के लिए भी कुछ स्टेट्स में स्पेशल प्रैक्टिसेस की जाती हैं जहां पर भी डिफोरेस्टेशन बहुत तेजी से हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक, जो कि इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक, इस प्रैक्टिस में होता क्या है बेटा, एक फॉरेस्टेड एरिया का कोई पर्टिकुलर एरिया मार्क कर लिया जाता है, वहां के जितने भी ट्रीज होते हैं उनको काट दिया जाता है, जो बचा हुआ पार्ट या प्लांट रिमेन्स होते हैं उनको जला दिया जाता है ताकि उनसे रिलीज होने वाला जो ऐश है वहां पर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट का काम कर सके। ठीक, उस जगह पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, क्रॉप्स ग्रो करवाई जाती है, और क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद कुछ समय के लिए इस एरिया को छोड़ दिया जाता है ताकि यहाँ पर फिर से न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो सके। इस एरिया को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं, वहां पर सेम प्रैक्टिस की जाती है, वहां के ट्रीज को काटा जाता है, जलाया जाता है और वहां क्रॉपिंग की जाती है। काट रहे हैं, जला रहे हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। एक जगह पर हार्वेस्ट करने के बाद दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अरे समझ में आई बात? ठीक, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है बेटा। इस वजह से जैसे इस एरिया को पहले कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता था, अब वहां पर फ्रीक्वेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जाती हैं, इस वजह से सॉइल हो जाती है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट। ना तो वहां प्रोडक्टिविटी आ पाती है और ना ही वहां पर फॉरेस्ट दोबारा से डेवलप हो पाते हैं, वो एरिया डेवलप हो जाता है एज अ बैरन लैंड। कैसे बेटा? इस वजह से भी इंडिया में लगातार डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन को अगर बचाना है तो इसका एक ही सबसे बड़ा उपाय है रीफॉरेस्टेशन। क्या है बेटा? फॉरेस्ट कंजर्वेशन के भी तरीके बताए गए हैं कि भैया दो तरीके हैं, एक तो है प्रोटेक्शनल फॉरेस्ट्री और एक है प्रोडक्शनल फॉरेस्ट्री। कौन कौन सी बेटा? प्रोटेक्शनल फॉरेस्ट्री एंड प्रोडक्शनल फॉरेस्ट्री। प्रोटेक्शनल फॉरेस्ट्री, अगर हम ट्रीज को या प्लांट्स को प्रोटेक्शन दे दें तो भी हम फॉरेस्ट्री या ट्रीज को या डिफॉरेस्टेशन को बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क बनाकर, राइट? ये होगा क्या? प्रोटेक्शनल फॉरेस्ट्री। दूसरा है प्रोडक्शनल फॉरेस्ट्री। प्रोडक्शनल फॉरेस्ट्री में दो चीजें बताई गई हैं, एक तो है एग्रो फॉरेस्ट्री और एक है सोशल फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है भैया? एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर या उसके साथ ट्रीज का अगर प्लांटेशन किया जाए तो किसमें आएगा? एग्रो फॉरेस्ट्री में आएगा। जैसे आपने देखा होगा खेत की मेड़ पर पेड़ लगे होते हैं, किसका पार्ट है? एग्रो फॉरेस्ट्री। कई सारी क्रॉप्स या कई सारी हर्ब्स जब ग्रो कराई जाती हैं, जैसे यूजुअली जो गेंदे की खेती होती है उसमें 2 लाइंस या 3 लाइंस के बीच में एक ट्री की लाइन प्लांट कर दी जाती है, राइट? क्योंकि लो लाइट इंटेंसिटी में भी ये ग्रो कर सकता है। यहाँ पर जो प्लांटेशन हो रहा है, क्या क्रॉप्स के साथ साथ ट्रीज का भी प्लांटेशन हो रहा है? ऑल्टरनेट सीक्वेंस में जब क्रॉप और ट्री का प्लांटेशन किया जाता है, दिस सिस्टम इज नोन एज टोंगिया सिस्टम। ये सिस्टम क्या कहलाता है? टोंगिया सिस्टम ये कहलाता है। क्या यहां तक की बात क्लियर? आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अभी रिसेंट ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन आंसर गया है, लेकिन दो ऑप्शंस और लिखे हुए हैं, एक तो है ले फार्मिंग और एक लिखा हुआ है कॉन्टूर फार्मिंग। कौन कौन सा बेटा? ले फार्मिंग एंड कॉन्टूर फार्मिंग। और भैया अगर एग्जामिनर ने ऑप्शन में लिख कर दिया है तो ये उसका माइंड सेट क्लियर करता है कि आने वाले समय में ये आपसे क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर रखिएगा। ले फार्मिंग क्या है? क्या आपने कभी क्रॉप रोटेशन सुना है? क्या होता है क्रॉप रोटेशन? चेंजिंग ऑफ द क्रॉप, या फिर कह लीजिए एक बार क्रॉप और एक बार लेग्यूम्स का प्लांटेशन किया जाता है ताकि सॉइल में न्यूट्रिएंट और नाइट्रोजन एनरिचमेंट करवाया जा सके, राइट? दिस इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन को ही ले फार्मिंग कहते हैं, लिख लीजिएगा, ले फार्मिंग इज क्रॉप रोटेशन। ना बेटा, ऑल्टरनेट सीक्वेंस में क्रॉप और ट्रीज का प्लांटेशन। ठीक है, ले फार्मिंग इज क्रॉप रोटेशन। आई बेटा बात समझ में? अगला सुनिएगा, कॉन्टूर फार्मिंग।
मान लीजिए कोई एक हायर अल्टीट्यूड वाला एरिया है, ठीक है, इस हिल के बेस पर आगे पूरा का पूरा जो प्लेटो है वो कैसा है, दैट इज अ प्लेन्स वाला हिस्सा, राइट। हिल के नीचे जो प्लेन्स वाला हिस्सा है, यहां पर प्रैक्टिस की जाती है कॉन्टूर फार्मिंग। कौन सी बेटा? कॉन्टूर फार्मिंग में होगा क्या, हिल्स पर अगर कभी बारिश होती है तो पानी तेजी से आएगा। अगर यहाँ क्रॉप्स का प्लांटेशन ऐसे किया गया है तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, क्रॉप भी खराब हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर क्रॉप का प्लांटेशन स्पेशल सीक्वेंस में किया जाता है, दैट इज इस तरह से कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स का करते हैं ताकि सॉइल इरोजन को रोका जा सके। यहाँ से जो वाटर फ्लो आ रहा है उसके परपेंडिकुलर में क्रॉप्स को मल्टीपल लेयर्स में प्लांट किया जाता है। दिस इज नोन एज कॉन्टूर फार्मिंग। क्या कहलाता है बेटा? ये हिल्स पर नहीं होता है, हिल्स पर स्टेप्स वाला फार्मिंग होता है, राइट। हिल के बेस की बात हो रही है जहां पर प्लेन्स वाला हिस्सा है, जैसे कि चंडीगढ़ के आगे एक जगह है मोहाली, उसके जस्ट आगे हिमाचल वाली जो चढ़ाई है, एल्टीट्यूडनल जो इंक्लाइन है वो स्टार्ट हो जाता है। उस जगह पर आपको इस तरह की कॉन्टूर फार्मिंग बहुत मिलेगी। मूवीज वगैरह के अंदर कई बार ड्रोन शॉट्स दिखाए जाते हैं जिसमें अलग अलग डिजाइन में क्रॉप्स लगी होती है। हमारे यहाँ पर तो सीधे सीधे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो कॉन्टूर फार्मिंग है वो आपको हिल्स के बेस वाले हिस्से में मिलेगी। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को समझ में आई? एक केस स्टडी दे रखी है भैया जोधपुर के महाराजा की। 1731 में जोधपुर के महाराजा ने अपने नया महल बनाने के लिए अपने मंत्रियों से कहा कि भैया फॉरेस्ट में जाओ और ट्रीज काट कर लेकर आओ या लकड़ी काट कर लेकर आओ। इस गांव के पास में, इस फॉरेस्ट के पास में जो गांव था वहां पर रिसाइड करती थी बिश्नोई कम्युनिटी। बिश्नोई कम्युनिटी इज नोन फॉर देयर लव फॉर नेचर। नेचर के साथ होने वाले डिस्टरबेंसेस को ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। यहाँ पर एक महिला थी अमृता देवी बिश्नोई, ये अपनी 3 बेटियों के साथ फॉरेस्ट में पहुंची और ट्रीज को जाकर हक करके खड़ी हो गई और इन्होंने ट्रीज को कटने से बचाने के लिए मिनिस्टर्स को रोका, लेकिन उन्होंने इनकी एक ना सुनी और इन्होंने कहा कि भाई अगर आपको ट्रीज काटने हैं तो पहले आपको हमें मारना होगा। मिनिस्टर्स ने इनकी एक बात ना सुनी और इनको मार दिया गया। लेकिन इनके बलिदान को याद करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक अवार्ड की घोषणा की है जिसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में एग्जाम्पलरी करेज शो करते हैं, जो बहुत बहादुरी दिखाते हैं या वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। उन लोगों को दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। ऐसा ही एक मूवमेंट मार्च 1974 में गढ़वाल हिमालयाज के अंदर देखा गया। चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है गोपेश्वर, वहां पर 2 लोग थे जिनके लीडरशिप में ये मूवमेंट चला, जिनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंद्र प्रसाद भट्ट। इन दोनों की अगुवाई में जो विलेजर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो ट्रीज काट रहे थे उनको बचाने के लिए ट्रीज पर जाकर हक करके खड़े हो गए ताकि ट्रीज को कटने से बचाया जा सके। एंड दिस मूवमेंट वाज नेम्ड एज चिपको मूवमेंट। क्या नाम दिया गया इसको? तो चिपको मूवमेंट कब शुरू हुआ? मार्च 1974 में। कहां पर? गढ़वाल हिमालयाज के चमोली डिस्ट्रिक्ट के गोपेश्वर से। लीडरशिप कौन थी? लीडरशिप किसकी थी? सुंदरलाल बहुगुणाएं चंद्र प्रसाद भट्ट। क्या यहाँ तक की बात क्लियर? इन दोनों एग्जाम्पल से साफ साफ समझ में आ रहा है कि लोकल कम्युनिटीज के पार्टिसिपेशन से फॉरेस्ट को बचाया जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्या बेटा? और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980s में बनाया गया था। 80s है, 1980 नहीं है, मतलब 1980 के दशक में इसको लागू किया गया था, ठीक। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है? इट इज अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द लोकल ट्राइब्स रिसाइडिंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है। जॉइंट कोलैबोरेशन में है क्या भैया? गवर्नमेंट ने जो लोकल ट्राइब्स है उनसे कहा है कि भैया आप ना तो आप खुद ट्री काटेंगे ना किसी और को काटने देंगे, बदले में आप फॉरेस्ट में रह सकते हैं, फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, गम्स हो गए, मेडिसिन हो गए। इन सब प्रोडक्ट्स को आप खुद यूज कर सकते हैं और इवन लोकल मार्केट में सेल आउट भी कर सकते हैं। लेकिन बदले में करना क्या है? ना तो आप ट्रीज काटेंगे ना ही किसी और को काटने देंगे। समझ में आई बेटा बात? दिस वाज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट।
नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद होने चाहिए। समझ में आ गई बात? ये खत्म हो गए भैया आपके नेचुरल रिसोर्सेज, और हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन समाप्त। अगला बायोम्स बाकी चल रहा है ना? बायोम्स मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, बायोम्स और डेमोग्राफी बाकी है। चलिए ना बेटा, ले फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग। चलिए नेक्स्ट। हाँ, कॉन्टूर फार्मिंग में वाटर फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्रॉप्स का प्लांटेशन किया जा सकता है टू अवॉइड द सॉइल इरोजन। परपेंडिकुलर, बिल्कुल, है ना? हाँ, जिसके इंडिविजुअल ही कम पाए जा रहे हैं वो रेयर है। कंजर्वेशन दिया जाता है ना, है? तो फिर क्या बची, क्या कहलाई? इस क्लास में टॉपर्स कितने हैं? 10 ही होंगे। हम लोग टॉप 10 ही मानते ना। इसका मतलब क्या टॉपर्स कॉमन हैं कि रेयर है? रेयर है। तो फिर हमने उनको अलग से क्यों नहीं रखा? है तो नेचर का ही पार्ट, और अलग से रख भी लेंगे तो भी वो रेयर ही रहेंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, प्रोटेक्शन दिया जाता है, 100% प्रोटेक्शन दिया जाता है रेयर स्पीशीज को। वाटर लॉगिंग और सेल सैनिटी, कहीं पर भी अगर इम्प्रॉपर इरिगेशन होती है तो पानी जमा हो जाएगा। पानी जमा होना क्या है? वाटर लॉगिंग। ये जो पानी है जब सूखेगा तो सॉल्ट वहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से ऊपर वाली सरफेस पर सॉल्ट जमा हो जाएगा, सैलिनिटी बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए भाई, डेजर्टिफिकेशन मतलब सॉइल का सूखा रह जाना, सूख जाना। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन है। नेक्स्ट आ रहा है बेटा बायोम्स। मैंने आपको इकोलॉजिकल हायरार्की पढ़ाई थी बेटा। इकोलॉजिकल हायरार्की की सबसे छोटी यूनिट ऑर्गेनिज्म। एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी का एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्शन, इकोसिस्टम का क्लाइमेट के साथ स्पेसिफिकेशन, कई सारे बायोम्स मिलकर, इसमें से आप पॉपुलेशन पढ़ चुके हो, ऑर्गेनिज्म पढ़ चुके हो, कम्युनिटी पढ़ चुके हो, इकोसिस्टम पढ़ चुके हो। अगला आ रहा है बायोम। बायोस्फीयर भी बता चुके हैं कि अर्थ इज द ओनली बायोस्फीयर, ओपन सिस्टम फॉर एनर्जी एंड अ क्लोज्ड सिस्टम फॉर न्यूट्रिएंट्स, राइट? और ये भी बता देता हूं कि टर्म बायोस्फीयर is also known as ecosphere, and this term was given by scientist कोक। हाँ, कोको कोला वाला कोक नहीं बेटा। ठीक है, हाँ शाबाश। चलिए, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस नहीं बताएंगे। नेक्स्ट आ रहा है बेटा बायोम। तो स्प्राइट पे टिका है, लोग पता नहीं कहां तक पहुंच गए। चलिए, हाँ, अगर हम लोग बायोम की बात करते हैं बेटा, तो बायोम इज बायोटिक प्लस एबायोटिक प्लस क्लाइमेट बेटा। बायोम समझाने के लिए मैंने आपको शायद लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स बताए थे। ये भैया अर्थ, इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो कंडीशंस सिमिलरली चेंज होंगी बेटा। इक्वेटर के जस्ट पास वाला रीजन ट्रॉपिकल, देन सब ट्रॉपिकल, देन पोलर। जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज हो रहा है, ये 0 डिग्री है, ये 20 डिग्रीज नॉर्थ है, ये 40 डिग्रीज नॉर्थ है, और ये 60 डिग्रीज नॉर्थ है। जैसे जैसे लैटिट्यूड में चेंज आ रहा है, क्या क्लाइमेट में चेंज आ रहा है बेटा? क्लाइमेट में होने वाला ये चेंज ही एक ब्रॉड टर्म में बायोम को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर जो बायोम्स हैं, इन बायोम्स को हम लोग नॉर्दर्न पोल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर वाला रीजन, क्या ये आर्कटिक रीजन है बेटा? आर्कटिक रीजन में यहाँ जो बायोम पाया जाता है इसको कहते हैं टूंड्रा बायोम। कौन सा बेटा? टूंड्रा बायोम। मॉड्यूल के अंदर जो आपकी थ्योरी, मॉड्यूल आए क्या? मॉड्यूल के अंदर जो आपकी थ्योरी लिखी हुई है, बच्चे अगर पूछते हैं कि सर ये याद करना है क्या, एग्जाम्पल याद करने हैं क्या, तो बेटा मेरी तरफ से हाँ है। ठीक है, लेकिन है बहुत इजी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि रटने से बेटर है अगर आपने इसको इमेजिन कर लिया और समझ लिया। 100% गारंटी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है,
मैंने आपको लोकेशन बता दी टूंड्रा की, दिख रहा है क्या? तो टूंड्रा का अगर आपसे लैटिट्यूड पूछा जाए अबव 60 डिग्रीज नॉर्थ, 60 डिग्री तक तो टेम्परेट है ही सही, 60 डिग्री के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है? टूंड्रा है। ठीक है, अगर आप थ्योरी नहीं भी देखोगे तो केवल बोर्ड पर देखकर ही खुद बता दोगे अभी। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, पहले आप बोर्ड पर देखिए, फिर आप मॉड्यूल में इसको टैली कीजिएगा कि क्या क्या चीजें हमें पता है, क्या क्या चीजें हमें नहीं पता है। ठीक है, हमने बता दिया लैटिट्यूड, लैटिट्यूड कितना? अबव 60 डिग्रीज नॉर्थ। मैंने आपको ये भी बताया है कि चाहे लैटिट्यूड बढ़े चाहे अल्टीट्यूड बढ़े, कंडीशन और वेजिटेशन सिमिलरली चेंज होती है। इसका मतलब अगर हाईएस्ट लैटिट्यूड है तो हाईएस्ट अल्टीट्यूड पर भी टुंड्रा लाइक कंडीशन होगी। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि क्या अल्टीट्यूड की रेंज पर भी हम लोग टुंड्रा बता सकते हैं? यस, अबव 3600 मीटर्स ऑफ हाइट। कितनी मीटर? 3600 मीटर्स ऑफ हाइट के ऊपर आपको क्या मिलेगा? टुंड्रा बायो। क्लियर? चलो, इक्वेटर से दूर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, कम होता चला जाता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ? सबसे कम कहाँ? पोलर रीजन में साल भर पेड़ ही पेड़ दिखते हैं। क्या दिखता है? बर्फ ही बर्फ, परमा फ्रॉस्ट रीजन। कैसा रीजन है? समझ में आ गई बात? परमानेंटली फ्रॉस्टेड। क्लियर? अब चीजों को कनेक्ट करना बेटा, परमानेंटली फ्रॉस्टेड है तो वहां की सॉइल एक्सपोज्ड है? एक्सपोज्ड नहीं है। क्या सॉइल वेरी फर्टाइल है? बड़े बड़े ट्रीज मिलेंगे? ट्री लेस बायोम है। कैसा बायोम है? समझ में आ गई बात? ट्री नहीं है तो वुड होगा, टिम्बर होगा। टिम्बर लाइन कहलाता है कि भैया इसके ऊपर टिम्बर नहीं मिलेगा। क्लियर है? अगली चीज, बहुत ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा की कम? वेरी डेलिकेट एंड फ्रेजाइल बायोम, स्टेबल ही नहीं है। अरे समझ में आ गई बात? अब जब यहाँ पर सॉइल का एक्सपोजर ही नहीं है तो यहाँ की जो मेन वेजिटेशन होगी वो या तो होगी लाइकेन या होगी मॉसेस। कौन सी मिलेगी? लाइकेन या मॉसेस। और इस जगह की वेजिटेशन को एल्पाइन वेजिटेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? एल्पाइन वेजिटेशन। समझ में आ गई बात? इस जगह पर प्रेसिपिटेशन या जो रेनफॉल है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर्स होती है। कैसी होती है? चलो ये मैं बाद में बता दूंगा, अभी ये चीज कंफ्यूज करेगी, यहाँ पर याद करने वाली जैसी हो जाएगी। अभी इमेजिनेशन में सही चल रहा है। हमेशा बर्फ जमी हुई है, परमाफ्रॉस्ट है, राइट? सॉइल एक्सपोज्ड नहीं है तो वहां पर ट्रीज ग्रो, ट्रीलेस बायोम है। ट्रीज नहीं है तो टिम्बर लाइन कहलाएगा क्योंकि वुड और टिम्बर नहीं मिलेगा, राइट? अगली चीज, डाइवर्सिटी कम है तो स्टेबिलिटी भी, मोस्ट डेलिकेट एंड फ्रेजाइल बायोम है। वेजिटेशन में लाइकेन, मोसेस और अल्पाइन वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाएगी। ठीक, यहाँ की वेजिटेशन में एक एग्जांपल और लिखना बेटा, रोडोडेंड्रॉन्स। टुंड्रा रीजन की वेजिटेशन में एग्जांपल क्या? रोडोडेंड्रॉन, RHODODEN, RHODO, रोडो, DEN, डेन, DRON, ड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन। ठीक है बेटा, एंजियोस्पर्म है ये, हिमालयन पीक पर मिलता है। इट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ नेपाल। रोडोडेंड्रॉन इज द नेशनल फ्लावर ऑफ नेपाल। ठीक, अब ये एक अलग से क्यों लिखवाया? क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है और आपको आपके मॉड्यूल में भी मिल जाएगा कि हायर अल्टीट्यूड पर मिलने वाले बर्ड्स अगर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो फॉलोइंग में से कौन एक्सटिंक्ट होगा? रोडोडेंड्रॉन। क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन कौन करवाता है यार? हाँ, बर्ड्स कराते हैं मेनली तो। ठीक, बर्ड्स यहाँ पर पॉलिनेशन करवाते हैं। यार यहाँ पर पॉलिनेशन इंसेक्ट ने क्यों नहीं कराया? Small body size, larger surface area to volume ratio, more heat loss. This is the reason why small insects are rarely found in colder region. समझ में आ गई बात? 100% क्लियर? खत्म हो गया टूंड्रा। अब आप टैली कर सकते हो मॉड्यूल से कि जो चीजें हमको पता है क्या वो वाकई में लिखी हुई है कि नहीं है। ठीक है भैया, राइट? चलिए नेक्स्ट, अब आ रहे हैं हम लोग टेम्परेट रीजन में। किधर आ रहे हैं? टेम्परेट रीजन में। चलिए जी, अगला वाला बायोम पर आते हैं। टेम्परेट रीजन के अंदर जो बायोम लिखा गया है आपके मॉड्यूल में वो लिखा गया है नॉर्दर्न कॉनिफरस फॉरेस्ट, दूसरा लिखा गया नीडल लीफ फॉरेस्ट,
तीसरा और आसानी से लिख लो, आसानी समझने के लिए, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा बायोम जो पढ़ रहे हैं वो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, अगर हम टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि साल भर हरा बना रहेगा। ठीक है, इस वाले बायोम को जो टेम्परेट एवरग्रीन बताया ना बेटा, इसको हम टैगा के नाम से भी जानते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट है भाई। ठीक है, इसी बायोम को हम किस नाम से जानते हैं? टैगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि यार बताओ टैगा किस जगह लोकेटेड है? 40 डिग्री टू 60 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि टूंड्रा के कंपैरिजन में किधर है? साउथ। नीचे मत बोलना, अरे समझ में आई बात? कि मैं कभी आपको फोन करूं कि भाई मैं टूंड्रा में खड़ा हूं, टैगा जाना है किधर, तो बोले सर नीचे जाओ, मतलब खोद के घुसू इसमें। इसका मतलब किधर जाना है? साउथ। इसलिए एक लाइन फेमस है भैया इसके बारे में, वो क्या? इमीडिएट साउथ ऑफ टूंड्रा इज टैगा। इमीडिएट साउथ ऑफ टूंड्रा इज टैगा, कि जैसे आप टूंड्रा से बाहर निकलोगे वैसे आपको क्या मिल जाएगा? टैगा। और दूसरी चीज याद रखनी है कि टैगा इज द लार्जेस्ट बायोम ऑन अर्थ। टैगा इज लार्जेस्ट बायोम ऑन अर्थ। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम टैगा ही है भाई। आ गई बात समझ में? अरे भैया सबसे बोरिंग टॉपिक लगता है ये, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा मजा आता है इसको पढ़ाने में, क्योंकि इमेजिनेशन क्लियर है। और अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो समझ में आएगा, वरना तो हमेशा ये दुख भरी दास्तान ही रहती है कि बोले यार इतनी सारी थ्योरी, इतने सारे एग्जांपल याद करेगा कौन, राइट? लेकिन बहुत आसान है। ठीक, अब हमने कहा यहाँ पर यार हम जब इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो हम नॉर्थ में जाते जाते पहुंच गए टूंड्रा में, क्या वहां पर ट्रीज मिलेंगे? ट्रीज कहां पर मिलेंगे? इसलिए नॉर्दर्न साइड में वुड अगर मिलनी है तो कहां मिलेगी? इसलिए इस एरिया को नॉर्थ वुड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? नॉर्थ वुड। समझ में आ गई बात? नीडल लीफ फॉरेस्ट है, एग्जाम्पल वैसे ही समझ में आ गया कि पाइनस है। एग्जाम्पल समझ में आ गया क्या है? पाइनस है, राइट? अब बात आती है अल्टीट्यूड और लेटीट्यूड की। टेम्परेट है, लेटीट्यूड 40 से 60 डिग्री होगा, राइट? अल्टीट्यूड 1700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिलेगा। कहां से कहां? 1700 से 3000। टुंड्रा किधर था? 3600 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर। हेलो, टैगा किधर है? 1700 से 3000। अरे अल्टीट्यूड पूछ रहा हूं अभी। अल्टीट्यूड अगर पूछा जाए, टुंड्रा का अल्टीट्यूड मोर देन 3600 मीटर्स ऑफ हाइट। टुंड्रा टैगा का, ठीक है। अब कई लोग आकर बोलते हैं कि सर 3000 तक तो टैगा मिल रहा है, 3600 के ऊपर टुंड्रा मिल रहा है, तो 3000 से 3600 तक में क्या है? इकोटोन। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि कभी भी आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ टुंड्रा खत्म हो गया, यहाँ से टैगा शुरू हो गया। इसका मतलब 3000 से 3600 में आपको परमा फ्रॉस्ट रीजन भी मिलेगा और ट्रीज भी लगे हुए मिलेंगे। समझ में आई बात? 100% क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट, इन दोनों के आपको लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड याद रखने हैं। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? टुंड्रा। उसके बाद हमने पढ़ा टैगा एक्चुअल में है क्या? टेम्परेट है। कैसा है? एवरग्रीन है। कैसा है? फॉरेस्ट दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एवरग्रीन और एक होते हैं, एवरग्रीन पढ़ लिया, अगला कौन सा आएगा? अगला आ रहा है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक, अब टेम्परेट डेसिडुअस में लेटीट्यूड तो वही आएगा 40 से 60। ठीक, लेकिन अलग क्या चीज हो रही है यहाँ पर? लीव्स शेड होंगी, और लीव्स की शेडिंग होती है ऑटम सीजन में। टेम्परेट है ना यार, ऑटम विंटर स्प्रिंग समर मिलेगा, तो इसका मतलब लीव की शेडिंग कब होगी? ऑटम सीजन में। रिटेन कब होंगी? स्प्रिंग सीजन में। भैया लीव्स की शेडिंग होती है ऑटम में और लीव रिटेन करती हैं स्प्रिंग में। क्लियर? ऑटम सीजन में जो लीव की शेडिंग होती है उसके पहले इनका पिगमेंट या पिगमेंटेशन चेंज हो जाता है। कैसी हो जाती है? येलो एंड येलो ऑरेंज हो जाती है। इसको कहा जाता है ऑटम कलरेशन। क्या कहा जाता है? ऑटम कलरेशन, राइट? ऑटम कलरेशन किस पिगमेंट की वजह से? ज़ेंथोफिल की वजह से। वैसे तो ल्यूटीन है, लेकिन वो किसका टाइप है? ज़ेंथोफिल का, राइट?
तो याद रखिएगा कि ऑटम कलरेशन इज ड्यू टू ज़ैंथोफिल्स। नाउ अगर किसी आप ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में ड्यूरिंग ऑटम सीजन गए तो चारों तरफ का कलर कैसा दिखेगा? येलो और येलो ऑरेंज दिखेगा। इट अपीयर्स लाइक फॉरेस्ट फायर्स। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट को ऑटम सीजन में देखने पर दे अपीयर लाइक फॉरेस्ट फायर्स। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, ऊपर वाला जो फॉरेस्ट था वो एवरग्रीन था, कैसा था? नीडल लीफ था। कैसा था? ये वाला ब्रॉड लीव्ड है। ये वाला कैसा है? ब्रॉड लीव्ड है। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल में ओक याद कर लेना बस। ओक, क्वेरकस। क्या यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर? 100% समझ में आया? चलिए जी, ये खत्म हुआ आपका टेम्परेट डेसिडुअस। पहला कौन सा पढ़ा? फिर टेम्परेट एवरग्रीन, फिर टेम्परेट डेसिडुअस। ठीक है, टेम्परेट की कहानी खत्म। अब कहानी आएगी ट्रॉपिकल की। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस और ट्रॉपिकल एवरग्रीन पढ़ेंगे। ठीक, पहले पढ़ लेते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस। ट्रॉपिकल बोल रहा है तो नाम से समझ में आ गया कि इक्वेटर के पास में मिलेगा, राइट? अब बोल रहा है डेसिडुअस। क्या बोल रहा है? डेसिडुअस का मतलब लीव्स की शेडिंग होगी। अब ट्रॉपिकल एरिया में ऑटम और स्प्रिंग होते हैं क्या? नहीं होते हैं, इसलिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस में लीफ की शेडिंग होती है बिफोर समर। पढ़ा है क्या पहले कभी? है? कब बताया? A fig as a keystone species in tropical deciduous forest. याद है कुछ? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में लीव्स की शेडिंग होती है बिफोर समर। अगर ऑप्शन में बिफोर समर नहीं मिला तो क्या लगाना है? स्प्रिंग लगाना है। अब चिल्ला चिल्ला के सिखाया था कि AWSS के हिसाब से समर्स में हो रहा, बिफोर समर हो रहा है तो स्प्रिंग में हो रहा है। तो ऑप्शन में अगर बिफोर समर है तो आंसर बिफोर समर, और अगर ऑप्शन में बिफोर समर आफ्टर समर नहीं है तो आंसर विल बी स्प्रिंग। यहां तक की कहानी समझो क्लियर? आशुतोष, ले फार्मिंग मतलब क्रॉप रोटेशन। चलिए नेक्स्ट, यहां तक की कहानी क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर रहे थे हम लोग, क्या बता रहे थे यार मैं? ट्रॉपिकल डेसिडुअस। ट्रॉपिकल डेसिडुअस में लीव्स की शेडिंग होगी बिफोर समर। ठीक, अगली चीज भैया, हमारी जितनी भी फर्नीचर वुड आती है वो सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस से आती है। साल की लकड़ी, अरे यहाँ के ना साल सागवान बोलते हैं ना, तो साल की जो लकड़ी है वो भी कहां से आती है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस। बायोलॉजिकल नेम याद रखना है, शौरिया रोबस्टा। क्या नाम है बेटा? शौरिया रोबस्टा, राइट? दूसरा, अब ये साल जो है बहुत महंगा आता है ना, इसलिए आजकल ये बोर्ड्स आने लग गए हैं। बोर्ड्स में भी दो तरह के आते हैं, एक आते हैं पाइन वुड और एक आता है टीक वुड, है ना? पाइन वुड और टीक वुड दोनों में कीड़ा नहीं लगता, इसलिए सबसे ज्यादा फेमस आजकल यही चल रहे हैं। तो जो टीक है ये भी कहां से आ रहा है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट से, टेक्टोना ग्रैंडिस, राइट? इसके अलावा तेंदू, तेंदू पत्ता जानते हो, बीड़ी बनाने के जो काम आता है, राइट? वो भी कहां से आएगा? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट से आएगा। यहां तक की कहानी क्लियर बेटा? तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में मेनली दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज तो लीव्स की शेडिंग बिफोर समर या फिर स्प्रिंग में होगी, और वेजिटेशन में साल, टीक, तेंदू, चिरौंजी, खैर, ये सब जो है ये कहाँ की वेजिटेशन है बेटा? ट्रॉपिकल डेसिडुअस की। समझ में आ गई बात? अगला है बेटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एग्जामिनर का फेवरेट है, पता नहीं क्यों इसे मूव ऑन नहीं कर पाता है, बारिश ज्यादा होती है क्योंकि। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल रीजन है बेटा, राइट? अगर हम ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं तो इक्वेटोरियल रीजन है। रेन फॉरेस्ट कह रहे हैं तो मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम रेनफॉल। क्या है? रेनफॉल आपको यहाँ की याद करनी ही पड़ेगी, 200 से 450 सेंटीमीटर पर ईयर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रेनफॉल कितनी? 200 से 450 सेंटीमीटर पर ईयर की रेनफॉल यहाँ पर पाई जाती है। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर बेटा? चलिए जी नेक्स्ट अगली बात करते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की वेजिटेशन में डिप्टेरोकार्पस एंड होपिया, राइट? इसके अलावा मैंने आपको लियानाज पढ़ाया है, एपीफाइट्स पढ़ाए हैं, ये भी कहां मिलेंगे आपको? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जितने भी पैरासिटिक प्लांट्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कसकटा मिलेगा, राइट? इसके अलावा सेंटेलम मिलेगा, इसके अलावा आपको मिलेगा रेफ्लेशिया,
लॉरेंथस और विस्कम नहीं मिलेगा, क्योंकि विस्कम ओक पर पैरासिटाइज करता है, काट देना, एग्जांपल में लिखा हुआ है। और ओक किधर मिलता है? टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। अरे आ गई बात समझ में? इसलिए विस्कम है, जो कि केवल पैरासिटिक होने की वजह से लिख दिया गया है, लेकिन विस्कम तो एक्चुअल में किसके ऊपर है? ओक के ऊपर है, और ओक मिलेगा टेम्परेट डेसिडुअस में। तो पैरासाइट का होस्ट टेम्परेट में है, और पैरासाइट ट्रॉपिकल में रहकर कितनी दूर तक फैलाएगा? अरे वहां समझ में आई? अरे अपने जड़ें बेटा, सकर्स, हॉस्टोरिया, है ना। चलिए जी नेक्स्ट। हाँ शाबाश, तुम वही समझते हो, उसके बाहर निकलो, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगली चीज सुनिएगा बेटा। यहाँ पर सेप्रोफाइटिक प्लांट्स में मिलते हैं, जैसे कि मोनोट्रापा। कौन बेटा? मोनोट्रापा। 5 बायोम मेरे हिसाब से, इमेजिनेशन के हिसाब से बड़े आसानी से क्लियर हो गए। टुंड्रा, टेम्परेट एवरग्रीन कॉनिफरस होगा, टेम्परेट डेसिडुअस ब्रॉड लीव्ड होगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फर्नीचर वाला, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैक्सिमम रेनफॉल, मैक्सिमम डाइवर्सिटी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम पैरासिटिक प्लांट्स। अरे हाँ कि ना। चलिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, ऊपर वाली लेयर में से लीचिंग बहुत ज्यादा होगी। इसलिए अगर कभी स्टेटमेंट लिखा हुआ आए कि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, ड्यू टू हैवी लीचिंग। लोग इसको सही नहीं मानते हैं, उनका कहना होता है कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट कैसे हो सकता है? लेकिन अपर मोस्ट लेयर कैन बी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट ड्यू टू हैवी लीचिंग। समझ में आ गई बात? चलिए जी, अगले बायोम आ रहे हैं, दैट इज द चैपेरल बायोम या मेडिटेरेनियन स्क्रब फॉरेस्ट। क्या है बेटा? चैपेरल बायोम या मेडिटेरेनियन स्क्रब फॉरेस्ट। चप्पल बायोम नहीं बेटा, चैपेरल बायोम। ठीक। नाउ मेडिटेरेनियन स्क्रब फॉरेस्ट में स्क्रब बोल रहे हैं, तो स्क्रब का मतलब हो गया है ट्रॉपिकल रेन फॉर सॉरी मेडिटेरेनियन स्क्रब फॉरेस्ट में, स्क्रब फॉरेस्ट का मतलब है जहां पर हर्ब्स और श्रब्स दोनों मिलेंगे, श्रब्स डोमिनेटिंग होते हैं, राइट। अगली चीज, इसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। एक तो है साउथ अमेरिका, एक है साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और एक है नॉर्थ अमेरिका। ये लिखा हुआ नहीं है, मॉड्यूल में मेंशन कर लीजिएगा। ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका दोनों में मिलता है चैपेरल बायो। मेडिटेरेनियन स्क्रब फॉरेस्ट, राइट। नाउ मैंने कहा है यहां पर स्क्रब है, मतलब श्रब्स होंगे। यहाँ की जो रेनफॉल होती है वो लिमिटेड होती है और सीजनल होती है, मतलब किसी पर्टिकुलर सीजन में होगी और लिमिटेड होगी। बोले तो बाकी साल भर सूखा रहेगा, सूखा रहेगा तो उस कंडीशन में प्लांट को सरवाइव करना है, इसलिए यहाँ के प्लांट होते हैं ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट्स। कैसे हैं? ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं। क्लियर? दूसरा, अब ड्राउट रेजिस्टेंट है, इसका मतलब वाटर स्टोरेज की टेंडेंसी भी पाई जाएगी। भले ही वुडी स्टेम विद वुडी स्पाइन्स होगा, लेकिन फिर भी स्टेम के अंदर वाटर कंटेंट होगा, लीव्स के अंदर भी वाटर कंटेंट होगा। लेकिन यूजुअली वुडी श्रब्स में फॉरेस्ट फायर्स जल्दी होते हैं, यहाँ पर वाटर कंटेंट होने की वजह से यहाँ फॉरेस्ट फायर्स, इसलिए इन प्लांट्स को फायर रेजिस्टेंट प्लांट्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यही पूछेगा। क्या पूछेगा? ड्राउट रेजिस्टेंट एंड फायर रेजिस्टेंट प्लांट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिटेरेनियन स्क्रब फॉरेस्ट या फिर द चैपेरल बायो। समझ में आ गई बेटा बात? अगला है द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ग्रासलैंड हर एरिया में हो सकते हैं, जिसमें से हम चूंकि ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं इसलिए अलग से बताया जा रहा है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिसको हम सवाना बायोम के नाम से जानते हैं, शबाना नहीं बेटा, सवाना बायोम, राइट। ये जो सवाना बायोम है, सवाना बायोम से क्वेश्चन आज तक जितनी बार भी आया है केवल एक ही आया है। वो क्या? ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज। क्या? ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज। आंख बंद करके ठोक दियो, आंसर विल बी द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या फिर द सवाना ग्रासलैंड बायो, राइट। समझ में आता है क्या? ये ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज कैसा दिखता होगा? जब आपने कंप्यूटर पहली बार चलाना सीखा होगा तो उसके डेस्कटॉप का जो वॉलपेपर था उस पे ग्रासलैंड और बीच में एक ट्री,
लायन किंग का जो वॉलपेपर है वो भी सवाना का ही है, क्योंकि लायंस यूजुअली ग्रासलैंड में मिलता है और टाइगर्स यूजुअली फॉरेस्ट में मिलते हैं। अरे समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये हो गया सवाना बायोम का रिप्रेजेंटेशन। अगला बेटा, सवाना ग्रासलैंड में ग्रासलैंड है तो हर्बीवोर्स का एबंडेंस होगा। हर्बीवोर से बचने का सबसे कॉमन डिफेंस क्या है? कांटों का पाया जाना। अरे मोस्ट कॉमन डिफेंस ऑफ प्लांट्स इज स्पाइन्स एंड थॉर्न्स। अरे हाँ कि ना, इसलिए यहाँ पर कांटों वाली वेजिटेशन मिलती है, अकेशिया एंड जिजाइफस। समझ में आ गई बात? चलिए, उसके अलावा ये तो हो गया ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। दुनिया भर में कई सारे और ग्रासलैंड पाए जाते हैं जिनके नाम दिए गए हैं, अलग अलग एरियाज, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के हैं। प्रेरीज, पंपास, स्टेपीज, टसॉक्स और वेल्ड्स। कौन कौन से बेटा? प्रेरीज, पंपास, स्टेपीज, टसॉक्स और वेल्ड्स। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, रशिया एंड एशिया, इसके अलावा अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। यहां तक की बात क्लियर? लास्ट आ रहा है डेजर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि यार डेजर्ट किसको कहते हैं? वेरी गुड, अभी कह रहे हैं मिनिमम रेनफॉल। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति से सामान्य तो पूछ लिया जाए क्या डेजर्ट किसको कहते हैं, तो वो अपने मन की इमेजिनेशन क्या बताएगा? कि रेत के टीले बने हुए हैं, चिलचिलाती धूप पड़ रही है, ऊंट चल रहे हैं और एक महिला सिर के ऊपर 10 घड़े लेकर पानी की तलाश में निकली है। ये कहलाता है डेजर्ट। आप में से भी कई लोग जब पहली बार कोटा सुने होंगे तो यही सोचे होंगे, बोले कहाँ साला रेगिस्तान में रहेंगे। अरे हाँ कि ना, राइट है ना? कई लोग हैं ऐसा। मैं भी जब अपने कॉलेज टाइम पर, अपने रिसर्च के टाइम पर बैंगलोर हैदराबाद रहा था मैं 1-1 साल के लिए, 1-1.5 साल के लिए, तो उस समय पर वहां पर लोग बड़ी दयनीय नजरों से देखते थे, है ना? जैसे मैं नया नया गया ना वहां पर, तो उनको मतलब उस समय पर तो कोई लोग ऐसे ट्रेवल करके जाते थे तो बड़ा 40-40 घंटे का ट्रेवल टाइम होता था। ठीक है, ट्रेन आज भी 36 घंटे तो लेती है एटलीस्ट। 40 घंटे का ट्रेवल टाइम के बाद वहां पहुंचे, और वहां पहुंचते ही लोग मतलब पूछते हैं कि यार कहाँ से आया, तो बोले राजस्थान से। मतलब ऐसे बेचारे वाली नजरों से देखते थे, हाय हाय रे बेचारा, बोले कि पानी नहीं देखा होगा इसने, है कि नहीं है? राइट है ना? अब उनको क्या, मेरे को शुरू शुरू में बड़ा अजीब सा लगता था, तो मैं उनको रेक्टिफाई करता था, बोले नहीं यार मतलब ऐसी कोई समस्या है नहीं हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ सब चीजें नॉर्मल है। बोले नहीं यार फिर भी राजस्थान में तो दिक्कत है ही सही यार, गर्मी बहुत पड़ती है। तो फिर मैं समझ गया कि मैंने कहा इनको रेक्टिफाई करने से बढ़िया है कि जो ये सोच रहे हैं उनको उसी में ही इंजॉय करवाया जाए, है ना? तो 2-3 बार तो मैंने रेक्टिफाई किया, लेकिन उसके बाद जब मैं बेंगलोर गया तो मैं बिल्कुल पक्का हो गया था कि मैंने कहा फिर लोग मेरे को अजीब सी नजरों से देखेंगे कि बोले यार राजस्थान से आया रे बेचारा, है कि नहीं? तो मैं जैसे ही पहुंचा तो वहां लैब में सुबह दिन भर तो कोई कुछ नहीं कहता, फिर शाम को क्या बोले यार वाटर प्रॉब्लम, वेरी प्रॉब्लम। बोले कि कैसे, मतलब हाउ डू यू मैनेज? नहीं नहीं नहीं, बिस्लरी बिस्लरी उनको मैं अलग ही देसी लेवल बताता था। कि बोले हम क्या ना, वो एक वो क्या कहते हैं, एक बड़ा सा टब होता है ना, उसी में नहा लेते हैं, है ना? उसी का पानी उठाते हैं और उसी में ही नहा लेते हैं, फिर उसी पानी से बाद में कपड़े धो लेते हैं टू प्रिवेंट वाटर। अरे हाँ के ना, फिर घर वर में साफ सफाई करनी होती तो वही पानी यूज कर लेते हैं, है ना? तो ऐसा तो 2-3 लोगों को समझ में आके बोले यार पक्का मजा ले रहा है ना? तो फिर उन्होंने पूछना बंद कर दिया। मैंने उनको बताता था कि यार बोले ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर भी 2 लोग ऐसे थे जो कन्विंस नहीं हुए, तो मैंने उनको जबरदस्ती बुलाया एक बार, मैंने कहा आना यार एक बार, कोटा तो आना। उन्होंने मना कर दिया, बोले हम नहीं आएंगे। मैंने कहा नहीं प्लीज यार एक बार आना है यार, है ना? तो वो एक बार यहाँ से ट्रांजिट कर रहे थे और कुछ फंक्शन भी था तो इसलिए वो यहाँ पर रुक गए। मैं उनको सुबह उठते ही चंबल गार्डन लेकर गया, उनसे कहा कि देख पानी और डूब मर इसमें। साला जितना तुम्हारे शहर के अंदर दिन में 2 बार नहीं आता हूँ, उतना हमारे यहाँ के अंकल रैंप धोने में वेस्ट कर देते हैं। अरे हाँ के ना, कोटा में लोगों की रैंप धोने की आदत ज्यादा है ना? घर का रैंप ज्यादा धोते हैं, पता नहीं जेनेटिक डिसऑर्डर है यहाँ पर ये। ठीक है, चलिए जी। तो डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट की जो गाड़ी निकालने का जो रैंप होता है ना, हाँ, डेजर्ट की अगर हम लोग बात करें तो डेजर्ट में यूजुअली हम लोग यही मानते हैं कि जहां गर्मी पड़ रही है और पानी की कमी है वो क्या है? डेजर्ट। लेकिन याद रखना, डेजर्ट इज ऑलवेज अ एरिया विद मिनिमम प्रेसिपिटेशन। डेजर्ट इज ऑलवेज अ एरिया विद मिनिमम प्रेसिपिटेशन। आपको यहाँ का भी प्रेसिपिटेशन याद रखना है, लेस देन 25 सेंटीमीटर पर ईयर। एक तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का याद रखना है और एक डेजर्ट का याद रखना है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कितना बेटा? 200 से 450, ठीक है? और डेजर्ट में कितना? लेस देन 25 सेंटीमीटर पर ईयर। इसलिए ये नहीं बोलेंगे कि जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, हम क्या कहेंगे? जहां पर मिनिमम रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन है वो डेजर्ट है, क्योंकि डेजर्ट कैन बी कोल्ड डेजर्ट एज वेल एज हॉट डेजर्ट। थार एंड सहारा आर हॉट डेजर्ट एंड गोबी डेजर्ट ऑफ तिब्बत इज एक्चुअली अ कोल्ड डेजर्ट। समझ में आ गई बात? चलिए जी। अब मैंने आपसे कहा था टूंड्रा के समय पर
कि यार मैं प्रेसिपिटेशन वाली बात बाद में बताऊंगा। टुंड्रा रीजन की भी रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर पर ईयर है। हेलो, इसी वजह से इसको आर्कटिक डेजर्ट कहा जाता है। इसी वजह से क्या कहते हैं इसको, आर्कटिक डेजर्ट कहा जाता है। बात शायद समझ में आई हो। ये खत्म हो गए भैया आपके बायोम्स। नीचे नोट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 2 डिब्बे बने हुए नीचे। मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी ज्यादा क्यों होती है, इसको सपोर्ट करने के लिए 3 हाइपोथेसिस बताए गए। पहला, स्पीसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरा बता दिया था कि ट्रॉपिक्स आर लेस सीजनल। और तीसरा बताया था कि मोर सोलर अवेलेबिलिटी इन ट्रॉपिक्स सपोर्ट्स मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है भाई, पढ़ लीजिए उनको। हाँ, लोकेशन साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और नहीं एल्टीट्यूड लैटिट्यूड नहीं बता सकते ना, इसका डिफरेंट कॉन्टिनेंट में स्कैटर्ड है। बिल्कुल अलग अलग एरियाज में स्कैटर्ड है। बायोप्रोस्पेक्टिंग इज किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक कंपोजिशन है, अगर उसको हम लोग इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं, बायोप्रोस्पेक्टिंग में अगर नैरोली यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट है। डेमोग्राफी पढ़ाऊंगा ना, अभी तो खत्म का हुआ है। ये पढ़ लिया आप लोगों ने, दोनों चीजें क्लियर है सब। गड्ढा, ट्रेंच गड्ढा होता है। नेक्स्ट, लास्ट में एक नोट भी लिखा हुआ है, अभी बताया था, क्लियर है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट ड्यू टू हैवी लीचिंग। क्लियर। हाँ हाँ, थार और सहारा हॉट डेजर्ट्स हैं। कोल्ड डेजर्ट तो उस बायोम का नाम, बायोस्फीयर का नाम है। वो तो नाम दिया गया उस बायोम को कि दिस इज अ कोल्ड डेजर्ट बायोम। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो है। चलो भाई, क्लियर। लास्ट, हाँ, ये तो अंग्रेजी टर्म है, तो आप डिक्शनरी में ढूंढ लेना है, बहुत सारी चीजें ऐसे तो। सब प्लांटिंग हो गया, बहुत सारी अलग अलग टर्म्स हैं, शुद्ध मीनिंग बता नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट, लास्ट पार्ट इज, अरे क्यों नहीं होगा, इसमें कुछ है ही नहीं बताने लायक। काहे 9:30 तक, अभी बस 9 बजे तक खत्म। अरे सब बताऊंगा, तुम चिंता क्या कर रहे हो, फुल सेटिस्फेक्शन के साथ हो। चलिए चलिए जी, देखिएगा। अगली बात करते हैं हम लोग डेमोग्राफी के बारे में। नाउ व्हाट इज डेमोग्राफी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ पॉपुलेशन लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। बोले यार, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन अगर हम लोग कह रहे हैं, इसका मतलब इसको पॉपुलेशन की स्टडी या पॉपुलेशन स्टडीज ही कह देते, ऐसा अजीब सा नाम काहे दे रखा है। ठीक है, तो डेमोग्राफी में डेमो इज एक्चुअली रिलेटेड टू डीम्स। डीम्स क्या होता है? लोकल पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्पीशीज रिसाइडिंग इन अ जोग्राफिकल एरिया फ्रॉम लॉन्ग ड्यूरेशन, वो क्या कहलाती है, डीम्स। डीम्स की जो साइंटिफिक स्टडी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। समझ में आ गई बात। अगली चीज, डेमोग्राफी में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। डेमोग्राफी में एक होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। बस ये ध्यान रखना कौन सा कैपिटल में और कौन सा स्मॉल में। ठीक, पॉपुलेशन डेंसिटी इज मेजर्ड बाय कैपिटल एन। व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। ह्यूमन के केस में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ह्यूमंस के केस में क्या, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया। अब ह्यूमन की पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालने के लिए कंडक्ट किया जाता है सेंसस। क्या कंडक्ट करते हैं? सेंसस, शुद्ध हिंदी में जनगणना, राइट। सेंसस हर डिकेड के पहले साल के पहले 4 महीनों में होता है। हर डिकेड के पहले साल के पहले 4 महीने, मतलब इसके पहले वाला 2011 के जनवरी से अप्रैल के बीच में हुआ, उसके पहले वाला 2001 के जनवरी से अप्रैल के बीच में हुआ, इसके बाद वाला 2031 के जनवरी से अप्रैल के बीच में होगा।
इस बार वाला 2021 के जनवरी से अप्रैल के बीच में होना था, नहीं हुआ ड्यू टू कोविड। समझ में आ गई बात? यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? ये हो गई बात बेटा ह्यूमन सेंसस की। सेंसस टाइगर्स का भी होता है, जैसे कि मोदी जी ने डबल करवा दिया। अरे हाँ के ना, राइट? तो सेंसस की अगर हम लोग बात करें, टाइगर सेंसस का पता लगाया कैसे आता है? मैंने आपको बताया है ह्यूमन सेंसस इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया बेटा। टाइगर सेंसस के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वो तो एक है पग मार्क्स। एज के हिसाब से पग मार्क का साइज चेंज होता है, राइट? उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर सेम एज के या सेम साइज के टाइगर्स प्रेजेंट हैं तो उस केस में चाहता है फीकल पैलेट्स। क्या बेटा? फीकल पैलेट। अब कई लोग आकर पूछते बोले सर फीकल पैलेट से कैसे? बोले कलर अलग अलग होता है क्या? बोले नहीं यार वो ऐसी डिजाइन बनाता है वो वाला। ऐसा नहीं है बेटा। फीकल पैलेट से डीएनए एक्सट्रैक्शन किया जाता है और सीक्वेंसिंग के जरिए पता लगाया जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग है और कौन सा ऑर्गेनिज्म मिसिंग है। अरे बात समझ में आई? तो टाइगर सेंसस हम दो तरीके से, एक तो पग मार्क से और एक फीकल पैलेट से बता सकते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर? अगला बेटा, पॉपुलेशन के अंदर डेंसिटी को इफेक्ट करते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और डेथ रेट को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बर्थ रेट इज ऑल्सो नोन एज नेटेलिटी। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, बर्थ रेट इज नेटेलिटी, डेथ रेट इज मॉर्टेलिटी, राइट? अब बर्थ रेट और डेथ रेट है क्या? किसी भी पॉपुलेशन में कितने नए आइटम लॉन्च हुए, ये क्या है बेटा? बर्थ रेट। कितने पुराने आइटम डिसकंटिन्यू हो गए, डेथ रेट। समझ में आ गई बात? बस यहां पर एक चीज ध्यान रखना, बर्थ रेट को हम कैलकुलेट करते कैसे हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बोर्न अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन। बस यहां पर ध्यान रखना, रेट का मतलब टाइम नहीं है ना? क्योंकि हम प्रीवियस इंडिविजुअल्स के नंबर के बेसिस पर ही अब इसका रेट ऑफ इंक्रीज बता पाएंगे। आ गई बात समझ में? क्योंकि एक पॉपुलेशन में प्रोजेनी जनरेशन टाइम फिक्स होगा। समझ में आ गई बात? इसलिए टाइम ड्यूरेशन तो वैसे ही फिक्स है, रेट में हम लोग मेनली किसको कंसिडरेशन में लेंगे? इनिशियल पॉपुलेशन। उसी तरह से मॉर्टेलिटी में बेटा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइड पर इनिशियल पॉपुलेशन। क्या यहां तक की कहानी सबको क्लियर? अब आपकी एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो लोटस वाला और एक बी वाला। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन हमने आपको मॉड्यूल में सॉल्व करके दे दिया है, राइट? आप आराम से इसके बेसिस पर दोनों की डेथ रेट और बर्थ रेट निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा? डेथ रेट बर्थ रेट के बाद अगला है ग्रोथ रेट, रिप्रेजेंटेड बाय आर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। क्या? इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। कहीं पढ़ाई क्या है? किधर? आर सेलेक्टेड तो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के बेसिस पड़ता है, ये वाला आर अलग है। इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज कंपटीशन में पड़ा है। Therefore, competition is best defined as a process in which fitness of one species, which is measured in terms of R, the intrinsic rate of increase is significantly lower in presence of another species. वहीं पर मैंने आपसे कहा था कि डेमोग्राफी में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो R है, दिस इज एक्चुअली बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। आर क्या है बेटा? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। अगर किसी पॉपुलेशन में बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो ग्रोथ रेट ज्यादा होगा। ग्रोथ रेट ज्यादा होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। किसी पॉपुलेशन में बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज्यादा है, तो ग्रोथ रेट कम होगा और पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। क्लियर? अब ग्रोथ रेट के अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी को और भी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जिसमें से मेनली हम बताते हैं इमिग्रेशन एंड एमाइग्रेशन। क्या क्या बेटा? इमिग्रेशन एंड एमाइग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब आने वाले, एमाइग्रेशन मतलब जाने वाले। अगर किसी पॉपुलेशन में बर्थ रेट और इमिग्रेशन ज्यादा है तो ग्रोथ रेट एंड डेंसिटी ज्यादा होगा।
अगर किसी पॉपुलेशन में डेथ रेट और एमाइग्रेशन ज्यादा है तो ग्रोथ रेट और डेंसिटी कम होगा। समझ में आ गई बात? तो अगर B plus I is higher, then the growth rate and population density will be higher. If D plus E is higher, then the population density will be lower. यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर? अगली चीज, ये तो सारी बातें हो गई भैया जो कि पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। उसके बाद आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक एज एंड सेक्स पिरामिड्स, राइट? अब एज एंड सेक्स पिरामिड्स के अंदर इन्होंने 3 पिरामिड बनाकर दिए हैं, जिनमें से 2 अपराइट हैं एंड एक स्पिंडल है कि नहीं बेटा? अब 2 अपराइट में से एक को इन्होंने बता दिया है एक्सपांडिंग, एक को बता दिया है स्टेबल, और स्पिंडल को बता दिया है डिक्लाइन। लेकिन हमने जो पिरामिड पढ़े हैं उसमें तो अपराइट का मतलब डिक्लाइनिंग होता है। अरे अपराइट का मतलब डिक्लाइनिंग होता है, क्योंकि एनर्जी ट्रॉफिक लेवल के साथ कम होती चली जाती है, नंबर भी कम होता चला जाता है और बायोमास भी कम होता जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? अगर यहाँ पर एज एंड सेक्स पिरामिड्स की बात की जाए तो ये क्राइटेरिया क्या है और ये समझाता क्या है, दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। एज एंड सेक्स पिरामिड्स में एक्चुअल में इन्होंने 3 एज ग्रुप्स को कंसिडरेशन में लिया है। एक तो है बेटा प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, एक है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, और एक है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। कौन कौन से बेटा? प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। आ गई बात समझ में? अगर हम प्री प्रोडक्टिव की बात करें तो ये इंडिविजुअल्स, यंग इंडिविजुअल्स होते हैं बिफोर प्यूबर्टी, यंग इंडिविजुअल्स बिफोर। reproductive individuals are adult individuals which are reproductively active, and post reproductive are individuals after menopause, before puberty, reproductively active and after menopause। समझ में आ गई बात? अगर किसी पॉपुलेशन में आप प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर आइडेंटिफाई कर लें तो इन एज एंड सेक्स पिरामिड के बेसिस पर हम उस पॉपुलेशन की फ्यूचर ग्रोथ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब ये एज एंड सेक्स पिरामिड काम क्या आते हैं? टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ग्रोथ। मॉड्यूल में जहां पिरामिड बने हुए हैं उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में बोल्ड से लिखा हुआ है, these pyramids can be used to predict future growth of the population। भैया नहीं समझ में आए तो मना कर देना, लेकिन ये चीज सीख के जरूर जानी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पिरामिड नहीं शब्द बना कर देगा वो कि एक पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव का नंबर सेम है, या प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव का नंबर कम है, या प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर कम है, रिप्रोडक्टिव का नंबर ज्यादा है। उस बेसिस पर आपको प्रेडिक्शन बताना रहेगा, राइट? चलिए, तो हमने कहा कि अगर करंट सिनेरियो में आपको प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर पता लग जाए तो आप इससे फ्यूचर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने आपसे कहा कि यार सबसे ज्यादा नंबर तो है प्री रिप्रोडक्टिव का, कोई एक पॉपुलेशन बता रहे हैं जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर कैसा है? सबसे ज्यादा, उससे कम है रिप्रोडक्टिव का, और सबसे कम है पोस्ट रिप्रोडक्टिव का। ठीक है, ये प्रेजेंट सिनेरियो है। ये क्या है? क्योंकि फ्यूचर को आप केवल प्रेडिक्ट कर सकते हो, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अरे हाँ कि ना, रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब काउंटिंग हो चुकी है। ठीक, यहां पर सबसे ज्यादा नंबर किसका? उससे कम, सबसे कम। अब हम कह रहे हैं फ्यूचर ग्रोथ क्या होगी? क्या बोल रहे हैं? मतलब आने वाले समय में इस पॉपुलेशन में क्या चेंज दिखेगा? प्री रिप्रोडक्टिव विल बी कन्वर्टेड टू रिप्रोडक्टिव, विल बी कन्वर्टेड टू पोस्ट, विल बी पोस्टेड। अरे यही होगा यार, राइट? नाउ अभी के सिनेरियो में किसका नंबर ज्यादा? उससे कम, राइट? आने वाले समय में क्या रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर प्रेजेंट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स के नंबर से ज्यादा होगा कि कम होगा? तो उनसे पैदा होने वाले ऑफस्प्रिंग्स ज्यादा होंगे कि कम होंगे? पॉपुलेशन एक्सपांड करेगी कि डिक्लाइन करेगी? दिस शोज अ एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। समझ में आई बात? तो अगर आपसे स्टेटमेंट कर कहा जाए कि अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स से ज्यादा है तो व्हाट टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ विल इट शो?
एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, और एक्सपांडिंग पॉपुलेशन मिलती है डेवलपिंग कंट्रीज में। कहाँ मिलती है बेटा? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बर्मा, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सब जगह पर आपको मिलेगी कैसी? एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। ठीक, नेक्स्ट दूसरा ग्राफ दिया हुआ है कि यार एक पॉपुलेशन है जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का ये क्राइटेरिया है। डन। रिप्रोडक्टिव, पोस्ट, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव का नंबर लगभग बराबर दिख रहा है, और दिख रहा है ना यार। आने वाले समय में ये चेंज होगा। जितने रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आज के समय पर हैं, आने वाले समय में ऑन एन एवरेज उतने ही रहेंगे। उनसे पैदा होने वाले ऑफस्प्रिंग्स का नंबर भी ऑन एन एवरेज उतना ही रहेगा। इसका मतलब दिस विल शो अ स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रो करेगी लेकिन स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। समझ में आई बात? नेक्स्ट, एक पॉपुलेशन है यार जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर रिप्रोडक्टिव से कम है, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर है, वर्तमान संख्या है। और यहाँ के ना आने वाले समय में ये चेंज होगा बेटा। जितने रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आज हैं, आने वाले समय में रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स उनसे कम होने वाले हैं कि ज्यादा? पॉपुलेशन बढ़ेगी कि कम होगी? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ है भाई। समझ में आ गई बात? डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज, और कुछ एक कंट्रीज में ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लाइक जापान एंड रशिया। है? हाँ, इसलिए मैंने आपको समय रहते बता दिया बेटा, है? ध्यान रखना इस बात का। बिल्कुल, मैं जाके आया है, इसमें क्या है? नॉट अ बिग डील, राइट? है ना? तो बेटा कुछ चीजें लाइफ में सॉर्टेड है ना? बालक पूछ रहा सर कैसा रहा? जैसा तू सोच सकता है बिल्कुल वैसा। चलिए, यहां तक की कहानी क्लियर? चलिए फाइन, बस बेटा बस। इसलिए तो इतना शांति से आराम से सारी चीजें पढ़ा लेता हूं मैं, है ना? तो जीवन में मतलब अभी कोई रिग्रेट नहीं बचा, कोई इच्छा नहीं बची, है ना? कि आज अभी यहाँ बाहर निकलते निपट भी जाऊं तो भी मतलब आत्मा नहीं भटकेगी मेरी, है ना? अपन बिल्कुल 100% बिल्कुल मेंटली क्लियर है, सारी चीजें सॉर्टेड अपनी लाइफ में, ठीक है? और वो सब जो इंश्योरेंस इंश्योरेंस का जो जुगाड़ है वो सब करवा रखा कि निपट गए, तो घर वाले भी खुशी रहेंगे कि बोले बढ़िया पैसा आया है कि नहीं? चलिए जी, ओके ओके फाइन। तो कुछ चीजें जीवन में यार अपन ने बिल्कुल सॉर्ट कर रखी है, और ये भी डिसाइड किया हुआ है। देख, इन्फ्लेशन समय समय की बात है, देख, है ना? अभी अभी पुतिन घुसने नहीं दे रहा उधर, है ना? वो इस पर बहुत सारे मीम्स भी बने थे उस टाइम पर। ओके, देखिएगा प्लीज। नेक्स्ट, ग्रोथ कर्व्स। नेक्स्ट, टू 2018 नहीं है, ज्यादा महंगा, वहां की करेंसी हमारे यहाँ से कम है, ठीक है ना? चलिए सुनिएगा प्लीज, ओके फाइन। अब सुन लो, लास्ट चीज है, फिर लेट होते चले जा रहे हैं ना। ग्रोथ कर्व्स की बात करते हैं। ग्रोथ कर्व आप ऑलरेडी प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हो, लेकिन डिफरेंस क्या है मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं। वहां पर आपने इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लेवल पर पढ़ा था, यहाँ पर हम लोग पॉपुलेशन के लेवल पर पढ़ रहे हैं। अरे समझ में आई बात? अब ऑर्गेनिज्म चाहे इंडिविजुअल ग्रो करे चाहे पॉपुलेशन में ग्रो करे, ग्रोथ विल बी अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी बेटा। और नेचर में हमेशा रिसोर्सेस किसी एक ऑर्गेनिज्म की मैक्सिमम ग्रोथ के लिए अवेलेबल है, अनलिमिटेड के लिए नहीं है।
क्योंकि नेचर की क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। क्या है बेटा? इसलिए ग्रोथ कर्व हम लोग दो तरह के बताते हैं बेटा। एक बताते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। कौन सा बच्चों? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। जब ऑर्गेनिज्म को अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिलते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है बेटा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इज ऑलवेज अ जे शेप कर्व। कैसे है बेटा? जे शेप कर्व। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हो क्या रहा है? पॉपुलेशन डेंसिटी में टाइम के साथ चेंज हो रहा है। पॉपुलेशन डेंसिटी में टाइम के साथ चेंज। अब टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है बर्थ रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है, डेथ रेट कंपैरेटिवली कम है। इसका मतलब ग्रोथ रेट इज वेरी हाई। और ये जो हाई ग्रोथ रेट है ये डायरेक्टली किसको अफेक्ट कर रही है? पॉपुलेशन डेंसिटी को। dn अपॉन dt इक्वल टू rn। समझ में आई बात? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अगर हम लोग इनिशियल और फाइनल के हिसाब से भी बताएं तो nt इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर टी समय पर पॉपुलेशन डेंसिटी, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी बेस ऑफ नेचुरल लॉग। 2021 का प्रश्न है साला, कुछ और नहीं बचा पूछने को, यही पूछ लिया है। आर इज रेट ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ, नेक्स्ट टी इज टाइम ड्यूरेशन। क्या यहां तक की कहानी क्लियर? इस ग्राफ के बाद ये बात भी समझ में आ जाती है कि ऑर्गेनिज्म की अनलिमिटेड ग्रोथ होगी तो एक्सपोनेंशियल कहलाएगी, लेकिन नेचर डू नॉट सपोर्ट द अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब कोई ना कोई समय ऐसा जरूर आएगा जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे। रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चलेगा और फिर काम करेगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्लियर? मतलब इनिशियली जो ग्रोथ है वो आपको दिख सकती है जे शेप। कैसे दिख सकती है? लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब रिसोर्सेज लिमिटेड होने लगेंगे। जैसे ही रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे वैसे ही ग्रोथ भी कैसी हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी या स्टेशनरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नेचर की कैरिंग कैपेसिटी केवल इतने ही लोगों को सपोर्ट कर सकती है। मेरे बात समझ में आई? राइट। अब इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। क्या बेटा? जिसको आपके एनसीईआरटी ने नाम दिया है वरहुल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, एंड इट इज एक्चुअली अ सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रोथ सिग्मॉइड ही होगी। किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रोथ कैसी होगी? सिग्मॉइड ही होगी। समझ में आ गई बात? अगली चीज फॉर्मूला देखना भैया। शुरुआत में जे शेप था क्या? इसका मतलब शुरुआत में जो पॉपुलेशन डेंसिटी में समय के साथ जो चेंज था वो आरएन ही था। कैसा था? आरएन। उसके बाद क्या हुआ? इस पॉपुलेशन डेंसिटी के इंक्रीज पर कैरिंग कैपेसिटी का कंट्रोल आ गया। इसका मतलब एन पर के का कंट्रोल आ गया, इसलिए 1 माइनस एन अपॉन के। अरे के माइनस एन अपॉन के का मतलब 1 माइनस एन अपॉन के ही है। आ गई बात समझ में? और यहीं से क्वेश्चन अब हो सकता है इस बार पूछ ले कि ये क्या है। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है। क्या है बताइए? एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है। क्या यहां तक की कहानी क्लियर? नेक्स्ट, इस सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व के डिफरेंट पार्ट्स भी पूछे जाते हैं। जैसे कि ये जो इनिशियल पार्ट है दिस इज लैग फेज, यहां पर मैक्सिमम ग्रोथ हो रही है, दिस इज लॉग फेज, ऑल्सो नोन एज ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ, है ना बेटा? नेक्स्ट, लास्ट में स्टेशनरी। आजकल एग्जामिनर ने स्टेशनरी यूज करना बंद कर दिया है, इसकी जगह यूज कर रहा है एसिम्पटोट ग्रोथ फेज। क्या यहां तक की कहानी सबको क्लियर? 100%। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, वो आपको यहां पर ए, बी और सी लिख कर देगा और बोलेगा कि द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ग्रोथ कर्व ऑफ अ पॉपुलेशन, आइडेंटिफाई एबीसी, लैग, लॉग एंड स्टेशनरी फेज। क्लियर? कभी कभी नीट का एग्जामिनर मजे लेने के मूड में होता है। ए, बी, सी, डी, ई। The following graph represent different phases of growth in a population represented as A, B, C, D, E. Identify ACE. Lag, log and asymptote.
अभी हंसी इसलिए आ रही क्योंकि सब सामने लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन में जब खाली ग्राफ दिखता है ना तो बी और सी में से समझ में नहीं आता कि टिक क्या करना है, यही दो दिखते हैं बस। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, एम्स का एग्जामिनर इसके भी बड़े लेवल का है। The following graph represent different phases of growth in a population as A, B, C, D, E, where A, C, E are lag, log, and asymptote respectively. Identify B and D. एम्स के साथ समस्या यही है कि जो हमें पता होता है वो क्वेश्चन में ही दे देता है, जो हमने सोचा भी नहीं होता वो पूछ लेता है, राइट? तो यहां पर लैग से लॉग में जा रहा है बेटा। लैग से लॉग में जब जा रहा है तो एकदम से मैक्सिमम ग्रोथ होना स्टार्ट नहीं होगी, ये ग्रोथ पहले एक्सेलरेट होगी। क्या होगी? बी इज द एक्सेलरेशन फेज, राइट? लॉग से जब एसिम्पटोट में जाएगा तो वहां पर कैरिंग कैपेसिटी का कंट्रोल आ रहा है, इसलिए ग्रोथ एकदम से ब्रेक नहीं लगेगा, धीरे धीरे डी एक्सेलरेट होगी। हेलो, डी इज डी एक्सेलरेशन फेज। रिटार्डिंग मत लिखना, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक? अरे बी वाला एक्सेलरेशन फेज है ना। हाँ तो बी को कुछ नहीं बोलना है, वो तो पूछ ही सी रहा है। चलिए डन, ये खत्म हो गया भैया आपका ग्रोथ कर्व्स, राइट? डेमोग्राफी की एक्सरसाइज नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है ना। बोले यार बड़ी समस्या है ये, मतलब आप सोचो कि इस क्वेश्चन को हम मॉड्यूल में देख के घबरा रहे हैं, और जिनके सामने एग्जाम में आया होगा उन बेचारों की तो क्या ही हालत हुई होगी, है कि नहीं है? ठीक। डन यहां तक की बात। चलिए जी देखिएगा। सर आई एम इन क्लास, मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। ओके चलिए जी, यहां तक की बात क्लियर है सबको? चलिए, ये क्वेश्चन बता रहा था आपको। क्वेश्चन क्या है, कहानी सुन लीजिए। एक कंट्री है जहां की पॉपुलेशन एक्सपांडिंग थी। कैसी थी? 20 साल पहले इन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेना स्टार्ट किया, ठीक? जिसके रिजल्ट्स 20 साल बाद दिखे। हेलो, तो 20 साल पहले वाली पॉपुलेशन ज्यादा रही होगी कि 20 साल बाद वाली? 20 साल पहले वाली। क्लियर? दो पिरामिड दे रखे हैं देखो, ठीक है? उसमें मेल्स और फीमेल्स का नंबर बता रखा है। एक में देखो ग्राफ 15 तक जा रहा है। अब ये 15,000 मान सकते हो, 15 लाख मान सकते हो, 15 करोड़ मान सकते हो, राइट? दूसरा वाला जो ग्राफ है वो 12 तक जा रहा है। अरे हाँ के ना? तो वो 12,000, 12 लाख या 12 करोड़ मान सकते हो। समझ में आई बात? तो 15-15 वालों का एक्सपांशन सबसे ज्यादा है और 12-12 वालों का एक्सपांशन कंपैरेटिवली कम है। समझ रहे हो बात को? तो मुझे ये बताइए कि दोनों में से 20 साल पहले वाला कौन सा है? 15-15 वाला। 20 साल बाद वाला कौन सा है? ऑप्शन पढ़ो और आंसर बताओ। इजी है, हो गया ना सॉल्व? ठीक है, ये था भैया आपका डेमोग्राफी। समझ में आया? तो भैया मेरी तरफ से इतना ही। अच्छा, दो चीजें और मैंने छोड़ दी हैं, वो भी सुन लो। साइलेंट स्प्रिंग और साइलेंट वैली। क्या बेटा? साइलेंट स्प्रिंग और साइलेंट वैली। एक चीज और रह गई है, वो पाई चार्ट है ना। साइलेंट स्प्रिंग और साइलेंट वैली सुनना जरा। साइलेंट स्प्रिंग इज अ बुक। साइलेंट स्प्रिंग क्या बेटा? इट इज अ बुक रिटन बाय रशेल कार्सन, ठीक है? एंड इट वाज रिलेटेड विद पेस्टिसाइड पॉल्यूशन, ठीक है? नेक्स्ट, साइलेंट वैली की बात करते हैं। साइलेंट वैली केरला के पालघाट नाम की एक जगह है
जहाँ का एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, और इसमें सिकाडा नहीं होता। सिकाडा जानते हो? झिंगुर। सर्दी के दिनों में वो चर्र चर्र आवाज आती रहती है, हल्का सा बैट बैट हिलाओ तो चुप हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है, वो होता है सिकाडा। इस एरिया के अंदर वो सिकाडा एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से रातें सुनसान होती हैं। नाम दिया गया है साइलेंट वैली, कंजर्व्ड फॉरेस्ट है। समझ में आ गई बेटा बात? अगली चीज, बायोडाइवर्सिटी में 3 पाई चार्ट्स हैं? इनमें से आपका जो वर्टिब्रेट वाला है और जो प्लांट वाला है, ये आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि पहचानने में समस्या इनमें ही आती है। ठीक, तो जो वर्टिब्रेट वाला है उसका सीक्वेंस याद करना है, FB राम। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी? फिशेस, उससे कम बर्ड्स, उससे कम रेप्टाइल्स, उससे कम एम्फीबियन, सबसे कम मैमल्स। क्लियर? फंगस और एंजियोस्पर्म्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, यही पूछेगा बस यहाँ पर कि यार दोनों में से कौन ज्यादा है कौन कम है, बताओ। शाबाश, बस यही ठीक करना था, एंजियोस्पर्म्स ज्यादा है ना। नंबर भी लिख लो, एंजियोस्पर्म्स लगभग 2.5 लाख हैं, 2.5 लाख स्पीशीज है एंजियोस्पर्म्स की, और फंगस की ओनली 70,000 बस। ठीक है, और इनवर्टिब्रेट में तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा कौन है? इंसेक्ट्स ही हैं, यही पूछेगा। बस आपको ये एक चीज याद रखनी है कि अगर उसने ABCD मार्क करके दे दिया तो आपको याद करना है यार ये कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है। राइट? चलो भाई, आज के लिए इतना ही मेरी ओर से। फंगस का नंबर 70,000 है बेटा मोहित। चलिए भाई, आज के लिए इतना।